क्या करना है सोशल मीडिया पर और क्या नहीं करना है। इस सबसे पहले ये चीज़ देखें, जो आप शेयर कर रहे हैं वो किसी के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है। सोशल मीडिया को हम प्रोडक्टिविटी एनहांस करने के लिए, पॉजिटिविटी के लिए किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि बच्चों को सेल्फ लर्निंग की तरफ लेके आएँ, उनको छोटे छोटे ना मसले दे दिया करें। सोशल मीडिया को कैसे इस्तेमाल करें अपने आप को बेहतर प्रोफेशनल बनाने के लिए। सोशल मीडिया पे आया और टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, उसने वहाँ से अपने आप को ब्रांड किया और वहाँ चीज़ें बेचना शुरू कर दी। पॉजिटिव कंटेंट के में यूज़ किया जा सकता है या वायरलिटी है ही सिर्फ नेगेटिविटी के लिए। पॉजिटिविटी को बहुत ज़्यादा हम अप्रिशिएट नहीं कर रहे होते, हमारा कल्चर ऐसा है। उस नीश में पॉपुलैरिटी बना लें या मोनेटाइज कर लें या अपनी जगह बना सकें स्पेस में। तो आपने अपने थंबनेल पे काम करना है और अपने कंटेंट पे काम करना है कि यूज़र रुक जाए। हाउ डू यू डिफाइन लाइफ। एंजॉय। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पॉडकास्ट लिव विद पर्पस और मैं हूं आपका मेज़बान राशिद महमूद। आज के शो में हमने दावत दी है एक सोशल मीडिया एक्सपर्ट को। हम उनसे सोशल मीडिया के डूज़ एंड डोंट्स पे, इसकी डिफरेंट डायनामिक्स पे, इसके यूजेज पे बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब आबिद अयूब साहब। आबिद साहब, इससे पहले कि हम सोशल मीडिया के हवाले से बात करें, मैं चाहूँगा कि हम हमारे व्यूअर्स को आप अपना अर्ली जो एजुकेशन है, बैकग्राउंड है, बचपन है, उसके हवाले से मुख्तसरन बताएं। मैंने ग्रेजुएशन की ICS पंजाब यूनिवर्सिटी मैथ्स इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़ से। तो उसके बाद मैं इल्म की दुनिया के एजुकेशनल वेबसाइट है उसमें जॉब शुरू कर दी। और बल्कि अभी मैं पढ़ रहा था तभी मैंने वहाँ इंटरव्यूज़ करने और उनके लिए फ़ील्ड रिपोर्टिंग शुरू कर दी थी। और जैसे मैं अपनी पढ़ाई से फ्री हुआ तो वहीं मुझे जॉब भी मिल गई। तो वहाँ क्योंकि वो एक इंटरनेट की स्पेस थी जहाँ कंटेंट क्रिएशन पे काम हो रहा था, तो मुझे वहाँ फिर इंटरनेट मार्केटिंग, जिसे उस वक़्त हम सिर्फ SEO के पर्सपेक्टिव में देखते थे, वो सीखने का मौका मिला। SEO के बाद मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखी। फिर वहीं मैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम करता रहा काफ़ी अर्सा। तो वहाँ से मेरी जो मीडिया पढ़ के मेरा जर्नी IT की तरफ आया वो उस वेबसाइट से था। वहाँ मैंने इंटरनेट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, SEO चीज़ें सीख के मैंने अपने करियर का आगाज़ किया। तो आजकल क्या मसरूफियात है? ज़्यादा सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग पे ही फोकस है और उसमें उसके साथ साथ मेटा एड्स, PPC या गूगल एड्स पे, उस पर भी काम करते हैं। अच्छा, हम सोशल मीडिया के इस्तेमाल के हवाले से चाहेंगे कि आगाज़ से ही बात करें। आपके ख़्याल में क्या नंबर्स हैं पाकिस्तान में सोशल मीडिया के एक्टिव यूज़र्स कितने हैं? और इतनी बड़ी तादाद जो सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रही है, क्या उनके लिए मुनासिब रहनुमाई मौजूद है कि डूज़ एंड डोंट्स क्या हैं सोशल मीडिया के, या क्या होने चाहिए, क्या करना है सोशल मीडिया पर और क्या नहीं करना है? अच्छा, इस बारे में मेरा एक बड़ी कंफर्म, मैं अक्सर ये बात भी कहता हूँ कि सोशल मीडिया के अलावा हम कहीं भी और किसी भी फील्ड में जाए ना, तो उस फील्ड में जब हम स्टार्ट करते हैं ना, हमारे ऊपर कोई ना कोई एक बंदा होता है जो शायद कभी हमारा बड़ा भाई हो सकता है, कभी बाप होता है, कभी अंकल होते हैं, या कभी हम किसी के पास छोटा बन के गए होते हैं उससे काम सीखने के लिए एज इंटर्नी। तो वो हमें उस फील्ड की, स्पेसिफिक फील्ड की नॉर्म्स सिखा रहा होता है, उस फील्ड के एथिक्स बता रहा होता है, उस फील्ड के अंदर जो चीज़ें नहीं करनी, यानी कि वो बता रहा होगा पुत्र इत्थे व्यवहार ही सब कुछ ही, अपना व्यवहार अच्छा रखना है, दुकान टाइम पे खोलनी है, गाहक नाल प्यार नाल गल करनी है। तो वो इस तरह की चीज़ें साथ साथ सीखता है। मगर जब हम बात करते हैं सोशल मीडिया की, तो एक तो ये इमर्जिंग फील्ड है, पाकिस्तान में पहली जनरेशन आना शुरू हुई तो बड़ा कोई था नहीं, तो उसने नॉर्म्स बताई नहीं। और अब जब कुछ बड़े मौजूद भी हैं, मगर जैसे ही एक बच्चा इंटरनेट से कनेक्टेड एक मोबाइल या कोई डिवाइस पकड़ता है, वो अपना लॉगिन बना लेता है स्नैपचैट पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कहीं भी, तो वो कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। अब वो कंट्रीब्यूट तो कर सकता है, मगर उसे किसी ने ये नहीं बताया है कि उसने क्या कम्युनिकेट करना है या कंट्रीब्यूशन में क्या उसने करना है, क्या नहीं करना, ये बताने वाला कोई नहीं है। चलें, अगर आज तक मेंटोरिंग नहीं हुई, आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल के हवाले से कोई रहनुमाई नहीं थी लोगों के पास, तो हम चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म से लोगों को बता सकें कि सोशल मीडिया के डूज़ एंड डोंट्स क्या हैं, क्या करना है और क्या नहीं करना। मैं चाहूँगा कि आप इस पर बात बिल्कुल करनी चाहिए। और ये इंडिविजुअली एक बंदे के करने से नहीं है, ये बहुत सारे लोगों को करनी पड़ेगी। और इसके ऊपर मुझे, जहाँ तक मेरी राय है, गवर्नमेंट लेवल पे, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे काम होना चाहिए। और पेरेंट्स को भी फोकस करना चाहिए और इंस्टीट्यूट्स को भी, एजुकेशनल इदारों को देखना चाहिए कि क्या करना है। मसलन अब मैं कुछ चीज़ें मैं जो गाइड करना चाहूँगा, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे पहले ये चीज़ देखें, जो आप शेयर कर रहे हैं वो किसी के लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है, आपके लिए कितना नुकसानदेह हो सकता है।
आप उसका सिर्फ आज का एलिमेंट ना देखें कि आपने ये चीज़ शेयर कर दी है। बहुत सारी वारदात हुई हैं ऐसी। मूवीज़ इवन वेस्ट में तो बहुत सारी मूवीज़ बन चुकी हैं इसके ऊपर कि किसी ने ऑनलाइन कुछ शेयर किया, उसकी वजह से क्या क्या उसके साथ हुआ। काफ़ी सारी इसमें मूवीज़ हैं। इवन मैंने पिछले कुछ दिनों एक नेटफ्लिक्स के ऊपर एक सीज़न भी छोटा सा देखा था, 3-4 एपिसोड का। एक उन्होंने एपिसोड पे एक सीज़न भी बनाया जिसमें ये जो ऐप है, डेटिंग ऐप, नाम माइंड से स्लिप हो गया, उसके थ्रू एक लड़का लड़कियों के साथ तल्लक बनाता है, उनसे रिलेशन बिल्ड करता है, उनको बिलियनियर बता के फिर उनसे पैसे कमाता है, उनके साथ फ्रॉड करता है। तो बहुत कुछ ऐसे हो रहा है और उसकी मेन वजह यही है कि लोगों को इन चीज़ों का ये नहीं पता कि उन्होंने जो शेयर करना है उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, मुझ पे क्या पड़ेगा और देखने वाले पे क्या पड़ेगा। मसलन इसी अगर पाकिस्तानी मार्केट में या पाकिस्तानी प्रोस्पेक्टिव में बात करें तो हम ये नहीं देख रहे कि हम किसी बंदे की वॉल पे जाके क्या पोस्ट कर रहे हैं, हम अपनी वॉल के ऊपर किसी के बारे में क्या पोस्ट कर रहे हैं। आज एक खबर, आप अभी कोई अल्लाह ना करे कोई हादसा होता है, कोई बात हो जाती है, तो हर एक बंदे का ओपिनियन डिफरेंट है, मगर हम उस ओपिनियन को इस अंदाज़ में बयान करते हैं कि जो जिसका ओपिनियन हमसे मुख्तलिफ है वो पढ़ के पता नहीं उस पर क्या गुजरती होगी। यहाँ कुछ हो जाए, अभी जो रिसेंटली एक वाक़या हुआ है इस्लामाबाद में, मैं इतना हर्ट हुआ, मुझे उस वाक़े ने तो हर्ट किया, उसके बाद जो लोगों के कमेंट्स थे उस पर वो इतने अजीब थे कि मैं सोचता हूँ यार, मैं एज अ पेरेंट जब सोचूं, मैं देखता हूँ कि उसके वालिद या वालदा जब इन कमेंट्स को देख रही होंगी तो उन पर क्या गुजरती होगी। तो हम नहीं सोचते, हम ये बोदर नहीं करते कि ये चीज़ पोस्ट करने से पहले ये सोच लें कि इसका इम्पेक्ट क्या होगा। फिर अगर मुझे कोई चीज़ बुरी लग रही है, मुझे आपने एक राय शेयर की है, पोस्ट की अपनी वॉल के ऊपर, मुझे आपकी राय पसंद नहीं आई, तो मैंने उसके ऊपर अगर डिसएग्री करना है तो उसका तरीका क्या होना चाहिए मुझे नहीं पता। मैंने जाके गालियाँ निकालनी है, वो गालियाँ निकालनी क्या ज़रूरी है? अगर आप डिसएग्री कर रहे हैं तो डिसएग्री करो एक प्रॉपर वे के साथ, आप किसी दलील के साथ करो या इग्नोर कर दो। अच्छा, एक और बड़ा इशू है जो हमें सीखने की ज़रूरत है। मुझे एक चीज़ पसंद नहीं आई, मैं इसको ज़रा एक बड़े प्रोस्पेक्ट में देखता हूँ। एज अ मुस्लिम कोई ऐसी चीज़ वेस्ट में बन गई है, कोई वीडियो बनी है जो हमें पसंद नहीं आ रही, हुआ भी पीछे कुछ अरसे में ऐसे वाक़यात होते रहे जी। अच्छा, मैंने उस पर देखा, मैं आपको एक बड़ी अलमिया की बात दूँगा। एक वीडियो अपलोड हुई, दुनिया में किसी को नहीं, अमेरिका में वीडियो अपलोड हुई, वो यूट्यूब के एल्गोरिदम में कहीं गुमशुदा पड़ी थी। मिडल ईस्ट के किसी एक जर्नलिस्ट को उस वीडियो के बारे में पता चला, उसने उसके ऊपर एक न्यूज़ लिखी, न्यूज़ पब्लिश हुई। वो न्यूज़ चलती चलती पूरे मिडल ईस्ट से पाकिस्तान, इंडिया और इन इलाकों में भी फैल गई, पता चल गया। इन इलाकों में पता चला तो वो एहतजाज होने शुरू हो गए। एहतजाज होने शुरू हुए तो लोगों को उस वीडियो के बारे में पता लगना शुरू हुआ, उन्होंने उनको सर्च करना शुरू किया। अब हम सबको पता है जो चीज़ किसी एक रीजन में सर्च हो रही है, उसे देखा जा रहा है, यूट्यूब का एल्गोरिदम क्या करेगा, उसे उठा के सबसे पहले जब भी आप यूट्यूब खोलेंगे वो आपको दिखा देगा। जैसे आज अगर पाकिस्तान में कोई इंसिडेंट होता है या कोई वाक़या होता है या कोई नई न्यू हैपनिंग होती है जो बड़े लेवल की है और जिसको पूरा मुल्क देखना चाह रहा है, जैसे इंडिया पाकिस्तान के पिछले कुछ दिनों में मसाइल चल रहे थे, आप जब भी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम कुछ भी ओपन करते थे उससे रिलेटेड ही कुछ आता था। इसी तरीके से क्यों आता था? क्योंकि हर कोई वो देख रहा है। इस तरीके से हमने क्या किया, उस वीडियो को बार बार सर्च करके देख देख के उस पर ऊपर बात करके उसके ऊपर वीडियोस बना के उसको फर्स्ट पेज पे ले आए। मुझे ये लगता है कि हमें बुरी चीज़ जिसको हम बुरा समझ रहे हैं उसके ऊपर रिएक्ट करना भी नहीं आता। अब इसका दूसरा पहलू देखें, अगर हम एक और तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, हमें पता चल जाता है ऐसी वीडियो बनी है, हम उसके ऊपर बात ही ना करते। अगर हमने बात करनी थी उसका नाम ना लेते ताकि वो वीडियो किसी को मिले ना। हम उसको हम में से कोई भी पूरी दुनिया का कोई भी मुसलमान उसे सर्च ना करता तो वो वीडियो के व्यूज़ मैक्सिमम 1000-2000 होने थे और ख़त्म हो जानी थी बात। मगर अल्लाह के फजल से हमने पूरी दुनिया को वो वीडियो दिखा दी, हमने दिखाई, बार बार उसको देख के सर्च करके उसको वायरल किया। ये किस वीडियो की आप बात कर रहे हैं? ये अमेरिका में एक मूवी बनी थी इस्लाम मुखालिफ नज़रियात के ऊपर। सही। ये बात है 2015-16 की शायद।
और तब यहाँ बड़े एहतजाज भी हुए, माल रोड पे एहतजाज हुए, हमने बड़ी पार्लियामेंट में तोड़ फोड़ की। और मुझे तो ये भी समझ नहीं आई कि वीडियो उधर बन रही है, तोड़ फोड़ हम अपने मुल्क में कर रहे हैं। तो मैंने उस वीडियो को जब एनालिसिस किया, मुझे पता चला, मैंने इस सारी चीज़ को देखा, मुझे समझ आई। अच्छा, मैंने ये भी सुना कि एक किसी अल्लाह के बंदे ने एक कॉलम लिखा था, उन्होंने कहा कि एक तो काफरों ने वीडियो बनाई है और दूसरा उन काफरों ने उस वीडियो को जब भी आप यूट्यूब खोलें वो सबसे पहले नज़र आती है। इस वीडियो की वजह से पाकिस्तान में यूट्यूब बैन हुआ था, इस वीडियो की वजह से। तो उन्होंने कहा कि जी वो वीडियो यूट्यूब में सबसे पहले नज़र आती है। मैं सर पकड़ लिया, मैंने कहा उनकी वजह से नहीं नज़र आती, आप लोग बार बार देख रहे हैं इसलिए नज़र आती है, अब देखना बंद करें। तो ये सबसे बड़ा डाउट है कि अगर आप किसी चीज़ को पसंद नहीं कर रहे और आप चाहते हैं ये हमारी यूथ को पता ना चले या इससे डिस्करेज करना चाह रहे हैं, तो आप उसको देखना, उस पर बात करना छोड़ दें। क्योंकि सोशल मीडिया का एल्गोरिदम ऐसे काम करता है, आप डिस्कस करेंगे तब भी उसके हक़ में बात करेंगे या उसके ख़िलाफ़ बात करें तब भी वो वायरल होगी। एंगेजमेंट, क्योंकि आप उसके साथ एंगेज हो रहे हैं। एंगेज ना करें आप, हाँ, जो चीज़ गलत है उसको इग्नोर करें, उस पर आप डिस्कस नहीं करें, उसको देखें नहीं, उसका लिंक ना शेयर करें, तो वो डेड हो जाएगी। वो उसी खबर की तरह, मैं अक्सर कहता हूँ, ये इसकी एग्जांपल ऐसी होती है कि एक ख़बर पोस्टमार्टम अखबार में या पुलेखा अखबार पे छपी होती है बैक पेज के ऊपर, तो हम अगले दिन उसके जवाब में ख़बर जो है वो जंग की मेन सुपर हेडलाइन पे लगा देते हैं। उसको तो किसी ने नहीं पढ़ा था, मगर हमने जो जंग में एक बड़ी हेडलाइन लगा दी या हमने किसी बड़े टीवी चैनल पे उसकी एक न्यूज़ चलवा दी उसके रिस्पॉन्स में, तो वो क्या हुआ, सबको पता चल गई। तो ये हमारी गलती होती है, ओवर रिएक्ट ना करें। अच्छा, ओवर रिएक्ट करने की अवश्य आपने बात की, यहाँ पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा ओवर शेयरिंग पे। सोशल मीडिया यूज़र्स जो हैं बहुत ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ्स को, अपनी ज़ाती ज़िंदगी के जो मामलात हैं उनको सोशल मीडिया पर लेकर आते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि कहाँ पर लाइन ड्रॉ होनी चाहिए कि क्या अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में कहाँ तक शेयर करना चाहिए और क्या शेयर नहीं करना चाहिए सोशल मीडिया पर? देखें, इसमें जो एज अ सेलिब्रिटी जब हम बात कर रहे होते हैं ना, जो भी सेलिब्रिटीज़ के फ़ैन होते हैं ना, वो जानना चाहते हैं, वो आप तजस्सुस का एलिमेंट है। दूसरा, वो उसके बारे में जाना, क्योंकि वो फ़ैन है ना। आप दुनिया की किसी भी सेलिब्रिटी को निकाल लें, उसके कीवर्ड बने होंगे, उसकी वाइफ के बारे में, उसके हस्बैंड के बारे में, उसकी नेट सैलरी, उसके लाइफस्टाइल के बारे में, उसके बच्चों के बारे में और उसके अफेयर्स के बारे में, हर चीज़ के बारे में लोगों ने सर्च किया होगा। लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो ये वो बंदा खुद डिफ़ाइन करेगा कि उसने क्या बताना है। आप जो कुछ चाह रहे हैं, आप इसको प्लान करें। असल मसला वहाँ आता है जब हम विदाउट प्लान जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपने अपनी पर्सनल लाइफ को एक हद तक शेयर करना है, तो आपको वो हद पता होनी चाहिए, आपने क्या शेयर करना है। इसके बड़े बड़े मसाइल देखें लोगों के। आप अपने, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि अभी बड़ी कॉमन बात है कि कहते हैं कि जिसने भी किसी के घर में डकैती करनी होती है, कोई वारदात करनी होती है, तो उसे उसके घर के बारे में रैकी करते हैं, वो उस घर देखते हैं। तो आप सोशल मीडिया पे उसे खुद ही बता रहे हैं, तो वो उसको तो सारा नक्शा याद हो जाएगा ना आपके घर का। उसको ये पता चल जाएगा घर में कौन कौन रहता है, कब कब होते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, मगर फिर भी आप अपने आप को सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर देखें। मेरे ख्याल में सेफ्टी और सिक्योरिटी के अलावा भी जो ओवर शेयरिंग है इंफॉर्मेशन की, उसके और भी बहुत सारे नुकसानात हैं। देखें, वो हम अक्सर इस पर एक मूवी भी बनी हुई है कि एक, मुझे मूवी का नाम, नेटफ्लिक्स पे बड़ी फेमस मूवी थी, लड़की की शायद मदर एक और आदमी के साथ शादी करती है और वो उसके साथ हनीमून पे चली जाती है, उसको उधर ही छोड़ के, और कुछ दिनों के बाद उसका राब्ता ख़त्म हो जाता है ना दोनों के साथ। वो बड़ी परेशान, अच्छा उसको शक अपने बाप पे होता है कि ये जो इसके साथ इतनी शादी की है, ये बंदा नहीं ठीक, ये इसके साथ कोई फ्रॉड करने लगा। तो वो एक बच्ची बैठ के इंटरनेट के ऊपर उस बाप का सारा डाटा निकालती है, उसकी ईमेल हैक करती है। अच्छा, वो उसने जो प्रोसेस, मैं कहूँगा कि अगर मूवी याद आई तो मैं आपको नाम भी दे दूँगा, आप अपनी डिस्क्रिप्शन में ज़रूर बता दीजिएगा वो मूवी ज़रूर देखें। उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो पॉसिबल नहीं, यानी कि एक आम आदमी नहीं कर सकता। वो एक आम आदमी के तौर पे इंटरनेट में आपके अंदर तक झांकने की जो पॉसिबिलिटीज़ है ना, उसमें डिस्कस हो चुकी हैं, वो झांका जा सकता है। कोई भी बंदा थोड़ी सी एफर्ट करेगा ना, तो आप जो इंटरनेट पे मौजूद है उसके बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है।
और फिर उस इंफॉर्मेशन को कैसे मिसयूज़ करना है ये नेगेटिव लोग जानते हैं। जैसे अब बच्चे गेम्स खेल रहे हैं, बड़ी वारदात ऐसी हुई कि उन्होंने बच्चों के साथ लाइव गेमिंग पे चले गए, माइक ऑन रखा होता है अमूमन, बच्चों ने बातें कर रहे हैं उसके साथ कर रहे हैं, कई दफ़ा कैमरा भी ऑन किया होता है। और उन बड़े केसेस यहाँ हुए जिनकी जब उनका पता चला कि इनकी रीज़न पीछे क्या थी, रैकी कहाँ से हुई थी, वो बच्चे के साथ गेम खेलता था बंदा, बच्चे किडनैप हुए गेम खेलने की वजह से। तो ये सिक्योरिटी और सेफ्टी के रीज़न आपने डिफ़ाइन करने हैं कि मैंने किस हद तक जाना है। अगर आप समझ रहे हैं और आप उस बारे में मुहतात हैं तो आप करें। अगर आप नहीं, अभी साहब आपने जो बात की कि बच्चे जो हैं वो ख़ास तौर पर विक्टिम्स बनते हैं, सोशल मीडिया यूज़ जब करते हैं तो उनको मैनिपुलेट भी किया जा सकता है या उनके साथ प्रॉब्लम्स भी होते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जो बच्चे या नौजवान सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उनके पेरेंट्स की इस दौर में क्या जिम्मेदारी है, किस तरह से रेगुलेट करें अपने बच्चे को सबसे पहले 3 चीज़ें सिखानी है आपने। पहली चीज़ है उसे ये बताना है कि अगर तुम कोई ऐप इंस्टॉल करने लगे अपने मोबाइल में तो ये चीज़ें देख ले। पहली चीज़, क्या ये ऐप इस्तेमाल करना ज़रूरी है? यस ज़रूरी है। इफ़ यस, अगर नो है तो फिर तो बात ही कैंसिल होगी ना। जी ज़रूरी है, तो मैं इसे कहाँ से डाउनलोड कर रहा हूँ? अगर आप एंड्रॉयड पे हैं, प्ले स्टोर से कर रहे हैं, अच्छा आईफोन पे ये इशू नहीं आता, वहाँ उनके ऐप स्टोर से ही डाउनलोड होती है। मगर एंड्रॉयड पे यह है कि वो APKs मिल जाती हैं, वो आप इंस्टॉल कर लेते हैं। तो आप जो भी हो जाए, कोई भी APK आपको, कोई मैं ही क्यों ना दे रहा हूँ, आपका अपना क्यों नहीं दे रहा, आप पूरी कोशिश करें जब तक आप इस फील्ड के माहिर नहीं हैं। यानी कि अगर मुझे, अब मैं इस फील्ड में मुझे काम करना है, मुझे अक्सर APKs इंस्टॉल करना पड़ती हैं टेस्टिंग के लिए, चीज़ें करने के लिए। अगर आप इस फील्ड में नहीं हैं तो आप प्ले स्टोर के अलावा कहीं से कोई ऐप इंस्टॉल ना करें। ये अपने ख़ुद भी जान लें, अपने बच्चों को भी बताएं। अच्छा, अब पहला था कि आप मुझे ये ऐप इंस्टॉल करनी है, अगर करनी है तो कहाँ से करनी है। तीसरा, अब जब कर लिया है, प्ले स्टोर से ही डाउनलोड किया है, तो इसको परमिशन कौन कौन सी देनी है। अब एक ऐप मैंने अक्सर देखा, मैं हैरान, मैंने बच्चे से पूछा, यार इस ऐप को तुमने ये कैमरा की परमिशन क्यों दी है? बेबी नेम्स वाली ऐप है, वो आपके कैमरा की परमिशन मांग रहा है। टिकटॉक मांगे, चलो ठीक है जी, आपने टिकटॉक के ऊपर वीडियो बनानी है। फेसबुक मांग रहा है। मेरे ख्याल में हर ऐप ही सारी की सारी परमिशन मांग रही होती है, तो इसकी क्या वजह आप है? वो रिजेक्ट क्या करें करते ना, हैं? आप रिजेक्ट करें। तो हमारे पास ऑप्शन मौजूद है अभी। ये अगर आप इंस्टॉल करते हुए ये चीज़ें देखेंगे, उसकी मैं बताता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपके मोबाइल में एक ऐप इंस्टॉल कर दी, वो बेबी नेम्स है या व्हाट्सएप स्टेटस डाउनलोडर है, इंस्टाग्राम स्टोरी डाउनलोडर है, पता नहीं इन ऐप्स को इंस्टॉल करने की ज़रूरत क्या है। सब कुछ ऑनलाइन पड़ा हुआ है, आप वहाँ से एक लिंक के थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हैं। मगर आसानी के लिए ये ऐप्स इंस्टॉल कर लेते हैं लोग। आपके मोबाइल में एक ऐप है और आपने उसको जो परमिशन दी हुई है, मैं अपने सिस्टम पे बैठ के, आपने अगर कैमरा की परमिशन दी है, मैं कैमरा ऑन कर सकता हूँ, फ्रंट बैक मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर सकता हूँ। एक तो मैं देख सकता हूँ, फिर उसकी वीडियो भी बना के अपने पास सेव कर सकता हूँ किसी भी वक्त। अगर आपने कॉन्टैक्ट्स की इन्फॉर्मेशन दी है, मैं आपके मोबाइल में सेव सारे कॉन्टैक्ट्स देख सकता हूँ, सेव कर सकता हूँ, नया ऐड कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। आपने गैलरी की दी है, आपकी गैलरी में मौजूद हर इमेज, वीडियो, कुछ भी पड़ा हुआ है मैं देख सकता हूँ, उसमें नया रख सकता हूँ, उसमें से कोई चीज़ डिलीट कर सकता हूँ। अगर आपने माइक्रोफोन की दी हुई है तो मैं आपकी किसी भी वक्त यहाँ बैठा आपका रिकॉर्डर ऑन कर सकता हूँ, वॉइस सुन सकता हूँ। अब ये आप सोच लें ये कितना ख़तरनाक है कि सिर्फ एक परमिशन देने से आपकी एक्सेस अगले बंदे तक जा रही है, जो कि नेगेटिवली भी यूज़ हो सकती है। डेफिनेटली हो सकती है, और ये होती है। बड़े लोगों के साथ इस पे हुए हैं वारदात। तो अपने बच्चों को आपने बताना है कि ऐप इंस्टॉल करते हुए ये चीज़ें दूर से। इसी तरीके से अगर आप कोई लैपटॉप के ऊपर चीज़ इंस्टॉल कर रहे हैं, फिर भी देखेंगे आप वो सॉफ्टवेयर कहाँ से इंस्टॉल कर रहे हैं। अमूमन पाकिस्तान में हम लोग क्रैक के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे होते हैं, मगर कोशिश करें वो भी किसी अथेंटिक वेबसाइट से करें और उसे इंस्टॉल करते हुए आंखें खुली रखें, सिर्फ ओके 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 पे क्लिक ना करते जाएं। अगर वो उस सॉफ्टवेयर के अलावा, एंड पे अक्सर क्या होता है, उसके अलावा कोई एक आधी चीज़ वो और इंस्टॉल करवा लेता है हमसे, कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल करवा देगा कुछ, वो इंस्टॉल ना करें। और अगली जो तीसरी चीज़ थी वो ये है कि अपने बच्चे को बताएं, ख़ुद भी इससे बचें कि आपको कहीं भी कोई लिंक आए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, 100% कोशिश करें उस पर क्लिक ना करें। अगर वो अननोन नंबर से है, अननोन नंबर से है, अगर कोई जानने वाले ने भेजा तो उससे पूछ लें कि आपको सस्पिशियस लग रहा है,
उसकी डोमेन नेम वाजिया नहीं हो रही, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक लिंक भेजा, उसके ऊपर लिखा आ रहा है facebook.com/ आगे जो भी है, तो पता चल गया ये फेसबुक का लिंक है, फेसबुक की कोई वीडियो है पता चल जाए, वो देखी जा सकती है, पोस्ट है। हाँ, मगर एक आ रहा है ABC/ फला डैश फेसबुक, क्लियर नहीं है कि ये कहाँ से है, इसमें क्या है, तो हाँ, पूछ लें अगर जानने वाला है, अगर जानने वाला नहीं तो जस्ट इग्नोर कर दें, बिल्कुल उसको ऐसे इग्नोर करें जैसे आप किसी और चीज़ को, अपने इर्द गिर्द चीज़ों को इग्नोर कर रहे होते हैं, जो गैर ज़रूरी चीज़ है, उसको बिल्कुल इग्नोर करें। ये भी ना पूछेंगे ये क्या है और तुम कौन हो, कोई ज़रूरत नहीं है पूछने की। तो इस तरीके से ये 3 चीज़ें ज़रूर उन्हें बताएं बच्चों को। सही बात की सोशल मीडिया की यूजेज की। अब हम सोशल मीडिया पर तो सब लोग आ गए हैं, अवेलेबल हैं, सोशल मीडिया इस्तेमाल भी कर रहे हैं। मैं आपसे चाहूँगा कि आप हमारे सुनने देखने वालों को इस चीज़ पे गाइड करें कि सोशल मीडिया को हम प्रोडक्टिविटी एनहांस करने के लिए, पॉजिटिविटी के लिए किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इसके मुख्तलिफ मेथड्स हैं। अब एक इसमें बड़ी ज़रूरी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ख़ास तौर पे जब हम बच्चों के हवाले से बात करेंगे, आप बच्चों को मना नहीं कर सकते। अब आप बच्चे को कहें कि तुमने मोबाइल नहीं यूज़ करना, पॉसिबल नहीं है। उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक कहाँ आएगा, सपोज़ करते हैं आपका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, उसके सारे फेलोज़ जो हैं वो फ्री फायर खेलते हैं, आपके बच्चे को पता ही नहीं फ्री फायर किस ब्ला का नाम है, वो क्या उनमें जाके क्या फ़ील करेगा। वो वहाँ बातें करेंगे फ्री फायर की, वो वहाँ ध्रुव राठी की बातें करेंगे, वो वहाँ किसी और व्लॉगर की बातें, इसे कुछ पता ही नहीं होगा, तो वो उनसे अलग अलग फ़ील करेगा, कनेक्ट ही नहीं हो पाएगा। तो ये पीयर प्रेशर और उनसे अलग होना, ये भी मैं तो कम से कम रिकमेंड नहीं करूँगा। इसकी बजाय मैं कहूँगा आप उनको चीज़ें दें और उनको तजस्सुस, उनकी जो आदत है तजस्सुस, जो बच्चे के अंदर इनबिल्ट तजस्सुस है, उस तजस्सुस को यूज़ करते हुए उसको कुछ प्रोडक्टिव काम की तरफ लगाएं। आप उसे कुछ काम दे दें, उसे कहें यार ये मैंने चीज़ देखी थी, ये क्या होती है, बेशक आपको पता है, पूछें। वो बच्चे हमसे ज़्यादा, बच्चों के पास आज जितना नॉलेज है वो हमारे दौर में हमारे पास नहीं होता था। मैंने बच्चों को देखा है, वो एक छोटे थे तो हैदर टीवी देखा करते थे सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए। वो इसलिए उनको होता था कि मैं अपने इर्द गिर्द वालों से ज़्यादा उन्हें बता सकूँगा, मुझे ये भी पता है, मुझे ये भी पता है, मुझे ये भी पता है। उसके बाद मैं 12-12 साल 13-13 साल के बच्चों को देख रहा हूँ, वो ध्रुव राठी की वीडियोस देख रहे होते हैं। वो ध्रुव राठी की वीडियो इंटरनेशनल रिलेशन की देख रहे होते हैं। उसको उस वीडियो की वजह से पता है कि पाकिस्तान का बांग्लादेश का क्या इशू है, उसको पता है कि बांग्लादेश में आजकल क्या चल रहा है, उसको पता है कि इंडिया का किसी और मुल्क के साथ क्या फटा है। वो इन वीडियोस को देख देख के सीख रहा है। तो इन्फॉर्मेशन बहुत है, बस आपने बच्चे को उस तरफ लेके जाना है जो आपको लग रहा है कि इसके लिए ज़रूरी है। बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू जब आप अपने लिए देखते हैं तो आप अपने ना कुछ गोल्स ओरिएंटेड हो जाएं। इंटरनेट पे अब जो इंटरनेट पे काम करने वाले लोग हैं, हम लोगों का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, डिस्ट्रैक्शन। हम बहुत जल्दी क्योंकि ऑप्शंस बहुत है ना। मुझे अभी आपने कहा एक काम कहा कि यार अभी मेरा ये काम है, ये तो कर दो। मैंने लैपटॉप ऑन किया, सामने कोई वायरल चीज़ आ गई, मैं उधर चला गया और उधर से पता नहीं आगे से आगे पता नहीं कहाँ चल जाऊँगा, 2 घंटे पता ही नहीं चलेंगे। तो मैं इसको कहता हूँ कि आप अपने आप को पहले डिफ़ाइन करें ऑब्जेक्टिव्स कि मैंने क्या अचीव करना है, मेरे लर्निंग के आजकल के क्या मोड्स हैं, मैंने आजकल क्या सीखना है। मैं अगर एंटरटेनमेंट करनी है तो उसके लिए मेरी क्या सोर्स है। मैं एंटरटेनमेंट के लिए वीडियोस देखना पसंद करता हूँ, पॉडकास्ट सुनना पसंद करता हूँ, या मैं मूवीज़ देखूँगा, कुछ व्हाटएवर। ये सब कुछ डिफ़ाइन करें और प्लेटफॉर्म वाइज डिवाइड कर दें। फॉर एग्जांपल मुझे मूवीज़ पसंद है, आई लव टू वॉच मूवीज़, उसके लिए मैं नेटफ्लिक्स और फेसबुक वॉच, मेरा फेसबुक वॉच पे जाएंगे आपको मूवीज़ ही नज़र आएंगी, मेरे यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको लर्निंग आएगी। अब मैं जब लर्निंग मेरा मोड होगा कि अब मैंने कुछ सीखना है, इस टाइम पे आना है, तो मैं यूट्यूब ओपन करूँगा और वहाँ लर्निंग वीडियोस देख लूँगा। और अगर मैंने चाह रहा हूँ कि अब मैंने टाइम पास करना है, मैं इसको थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करना चाह रहा हूँ, या मैं नेटफ्लिक्स ऑन कर लूँगा या मैं फेसबुक वॉच पे चला जाऊँगा। अब उसमें क्या होता है कि जब मैं फेसबुक वॉच पे हूँ तो एंटरटेनमेंट ही आ रहा है, और जब मैं यूट्यूब पे हूँ तो मुझे सिर्फ लर्निंग की नज़र ही लर्निंग की चीज़ें, क्योंकि एल्गोरिदम काम ही ऐसे करता है कि आप उस पर जैसे बिहेव कर रहे होंगे आपको वही चीज़ें आएंगी, तो वो चीज़ें करें। दूसरा, आप अपने आप को आइडेंटिफाई करें कि आपके अंदर क्या क्या चीज़ें जिनको आप ग्रे एरियाज़ कह लें,
कि पर्सनैलिटी के क्या ग्रे एरियाज़ हैं जिनको आपने इम्प्रूव करना है। जब वंस यू डिसाइडेड दैट, मैं उस पर कोई ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊँगा कि कैसे डिसाइड करना है, मगर वो आप खुद डिसाइड करें कि ये ग्रे एरियाज़ है, मुझे इनको इम्प्रूव करना है। उसके बारे में फिर आप एक प्लान ऑफ एक्शन करें और कोई भी एक प्लेटफॉर्म पकड़ लें और वहाँ से हेल्प लें, उन पे वर्किंग करें, उन एरियाज़ पे वर्किंग करें जिनमें आपको इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। और इंटरनेट पे एक बेस्ट सोर्स है इस वक्त, और सेल्फ लर्निंग, अगर आपका एटीट्यूड है सेल्फ लर्निंग का, तो इससे सबसे आसान इस वक्त इंटरनेट है सेल्फ लर्निंग वाले बंदे के लिए, कि वो खुद से सीख के बहुत कुछ कर सकता है, और बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और मैं पेरेंट्स को भी यही सजेस्ट करूँगा कि बच्चों को सेल्फ लर्निंग की तरफ लेके आएँ, उनको छोटे छोटे ना मसले दे दिया करें। आपने नए एयरपोर्ट्स लिए हैं, आपको कनेक्ट करने आते हैं, बच्चों को दें, यार मुझसे नहीं हो रहे, ज़रा करके तो दो। उसे भी नहीं आते होंगे, वो वीडियो देखेगा, करके देगा, और आके यार कमाल कर दिया, मैं तो 2 घंटे लगा रहा हूँ, चाहे आपने 1 मिनट ना लगाया हो, आप उसे कहें यार मैं 2 घंटे करता रहा हूँ, मुझसे नहीं हुए, तुमने तो 5 मिनट में कर दिए, वाह कैसे किए हैं, फिर वो आपको एक्सप्लेन करेगा। तो ये इस तरह की चीज़ों में उसे इन्वॉल्व करें। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप करने की ज़रूरत है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप होगा। दूसरा एक लर्निंग एटीट्यूड, सेल्फ लर्निंग की तरफ जाएगा, कि उसे जब आपको इशू देंगे तो वो नेट पे जाकर सर्च करेगा और उसे खुद। अच्छा, अभी तो हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया के इस्तेमाल की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, अपने आप को ज़्यादा कारआमद बनाने के लिए। तो आपने बच्चों के लिए बात की कि वो सेल्फ लर्निंग सीख सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख सकते हैं सोशल मीडिया या इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए। जो प्रोफेशनल्स हैं, जॉब कर रहे हैं या कोई छोटा कारोबार कर रहे हैं, वो सोशल मीडिया को कैसे इस्तेमाल करें अपने आप को बेहतर प्रोफेशनल बनाने के लिए, और अगर कोई छोटा कारोबार कर रहे हैं तो अपने कारोबार को ग्रो करने के लिए किस तरह सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, एक है हमारी ग्रूमिंग का पार्ट, या हमने अपनी डेली लाइफ को आसान करने के, मैं इसको डेली लाइफ को, जो हमारी काम काज हैं उनको आसान करने के लिए बहुत सारी ऐप्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जो भी काम करने, आप एक कैलेंडर बना लेते हैं, आपको नोटिफाई कर रहा है, हर चीज़ पहले से बता रहा है, वो हो सकता है। कैलेंडर इंस्टॉल करें। जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हैं, उस तरह की कुछ ऐप्स इंस्टॉल कर लें जो आपको रिमाइंडर करवाएं। नोट्स लें, वो जो आपको रिमाइंड करवाती रहें कि ये काम है। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी, मैं जो चीज़ समझता हूँ, आप अपने जो भी आपको काम आज याद आया ना, ये मुझे करना चाहिए, आप उसे लिख लें। और लिखने के लिए इस वक्त मोबाइल सबसे बेस्ट है। और जब तक आप उसे क्रॉस ना कर दें, यानी कि डन, आगे ना चलें, या आगे चले गए तो वो ज़रूर ज़हन में रखें कि ये काम मैंने करना है, वो आपको याद कराता रहेगा कि ये काम करने वाले हैं। और वहीं उसको 3 तरीक़ों से, मैं कहूँगा 3 तरीक़ों में डिवाइड करें। पहला, अर्जेंट, जो फ़ौरन करने वाले हैं, इम्पोर्टेंट, और एक है जो बस करने हैं, कभी भी कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट है, हाँ, उसमें वक्त की कैद नहीं है। तो इन 3 कैटेगरीज़ में अपने कामों को रख लें। तीसरे में आपने जो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात की कि बिज़नेसमैन, छोटे बिज़नेसमैन क्या देखें, वो सोशल मीडिया को यूटिलाइज़ करें अपनी मार्केटिंग के लिए, अपनी प्रोडक्ट सेलिंग के लिए, अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए। इस वक्त सोशल मीडिया वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है। आपका जितना भी बजट है, आप उस बजट में ही काम कर सकते हैं इस पे, ये सबसे बड़ी खूबी है। बजट आप नहीं भी लगाना चाह रहे, ख़ुद भी कर सकते हैं। आपने लाहौर में बड़े बिज़नेस देखे होंगे, जो कोई एसेसरीज़ का काम कर रहा है, वो सोशल मीडिया पे आ गया। कोई मोबाइल बेच रहा था, वो सोशल मीडिया पे आया, और टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे उसने वहाँ से अपने आप को ब्रांड किया और वहाँ चीज़ें बेचना शुरू कर दी। कोई लैपटॉप बेच रहा है तो वो आ गया। इवन बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सेल होना शुरू हो गई हैं। बड़े काफ़ी ब्रांड्स ऐसे इंट्रोड्यूस हो गए मार्केट में जो पैदावार ही सिर्फ इंटरनेट की हैं, मेटा एड्स और गूगल एड्स के थ्रू वो काम कर रहे हैं। तो ये आपने देखना है कि आप क्या चीज़ सेल कर रहे हैं और वो चीज़ आप इंटरनेट पे कैसे सेल कर सकते हैं। मगर इन सब में से जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है, देखें फॉर एग्जांपल मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग करता हूँ और मेरे जो सर्कल में लोग हैं फ़िज़िकल जिनसे मिलता हूँ 50 होंगे, उनको पता है। अब 50 से ज़्यादा लोगों को मैंने कैसे बताना है, वो बताने के लिए सोशल मीडिया सबसे बेस्ट चीज़ है। तो आप जिस चीज़ में बेस्ट है वो लोगों को बताना शुरू करें। और वो बताना ये नहीं कि आपने जा के बताना है, वो शेयर करना शुरू करें। देखिए हम इतना फजूल चीज़ें शेयर करते हैं, उसके हवाले से आगाही फैलाएं, अवेयरनेस क्रिएट करें, लोगों को सपोर्ट करें, हेल्प करें। आप अपना एक ना, मैं कहता हूँ अपने प्रोफाइल का एक एजेंडा बनाएं, चाहे वो इंस्टा पे है, फेसबुक पे, कहीं भी। और ये मैं बच्चों को भी कहूँगा जो स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएशन में हैं और अब वो पास आउट होने वाले हैं और उन्होंने आगे अपना करियर शुरू करना है,
वो आज से ही एक प्लान करें कि वो अपना एक माइंडसेट बनाएं कि मैं ये हूँ, इस तरह की मैंने जॉब करनी है, इस तरह के करियर में जाना है। उसके अलावा कुछ शेयर ना करें। जो कुछ आपके प्रोफाइल पे हो वो रिफ़्लेक्ट कर रहा हो आपके उस गोल को, कि कोई बंदा उसे देखे उसे लगे कि यार ये काम वाकई उसमें होगा क्या। आप चंद लोग देखे चाहे, लेकिन जो 50 लोग आपके रेगुलर लिंक में है ना, वो भी आपको, आप मंथली सबको नहीं मिलते होंगे, मगर थ्रू फेसबुक आप डेली उनको कोई ना कोई मैसेज पहुंचा सकते हैं अपनी वॉल पे पोस्ट करके, या यूट्यूब पे कोई वीडियो, या टिकटॉक पे, या इंस्टा पे कुछ ना कुछ पोस्ट करके। तो आप यही देखें कि मैंने रोज़ उनको एक ही चीज़ बतानी है। जैसे आप जब भी टीवी ऑन करेंगे आपको किसी न किसी टेलको कंपनी का ऐड नज़र आना शुरू हो जाएगा, किसी न किसी बड़ी मल्टीनेशनल का ऐड नज़र आते हैं हमें पाकिस्तान में, वो रोज़ ऐड दे रहे हैं ना, आपने भी वही करना है कि रोज़ एक नए अंदाज से चीज़ बतानी है। तो उससे क्या होगा कि देखने सुनने वाले के माइंड में आपके बारे में एक राय, आपका एक इमेज बिल्ड होना शुरू होएगा। वो इमेज ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पर्सनल ब्रांडिंग की आप बात कर रहे हैं, इसको पर्सनल ब्रांडिंग पे पर्सनल ब्रांडिंग कहते हैं। बिल्कुल, मैं आसान लफ्ज़ों में कह रहा था कि आप इस तरीके से जाएं। अच्छा, पर्सनल ब्रांडिंग पे ही हम थोड़ी सी मज़ीद बात कर लेते हैं कि पर्सनल ब्रांडिंग क्या है, कितनी इंपॉर्टेंट है, और इसके इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स, प्लेटफॉर्म्स क्या हैं। देखिए, इसकी एक सबसे जो मज़े की चीज़ मुझे लगती है वो ये है कि आप अपने आप को कुछ भी प्रेजेंट कर सकते हैं कहे बगैर। यानी कि मुझे आपको कहना ना पड़ेगा कि यार मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ। आप मेरा प्रोफाइल देखेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। सही। आपकी वो एक, आप कह लें कि एक आउटलेट है जिसको देखने के बाद यूज़र को या देखने वाले को आपके बारे में एक अंदाज़ा हो जाएगा कि आप क्या है। ये कोर उसकी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और इसी की बेस पे आपने कंटेंट, इसलिए मैं कहता हूँ कि कुछ भी ना लिखें, और अपना जब भी आप सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करने लगे हैं ना, फिर उस इमेज को जहन में लाएं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम कोई मूवी, जब प्रोड्यूसर या डायरेक्टर मूवी के लिए कोई हीरो चूज़ करता है, वो करैक्टर लिख रहा होता है, तो वो देखता है कि इस करैक्टर में जो बंदा फिट आता है वो क्या होता है, रियल लाइफ में वो कैसा होता है। अच्छा जी, वो अमीर बंदा है तो अमीर बंदे कपड़े कैसे पहनते हैं, अमीर बंदा बिहेव कैसे करता है, किस तरह के घर में रहता है, किस तरह के ऑफिस में जाता है, किस तरह की गाड़ी पे जाता है, कितना अमीर है तो किस तरह के, ये सब कुछ जब वो प्लान करता है फिर उस करैक्टर को डेवलप करता है। तो इसी तरीके से आप भी अपने जो आप बनना चाहते हैं उस करैक्टर को डेवलप करें, वो सारी चीज़ें नोट करें। मैं कहूँगा लिख लें कि उसके प्रोफाइल पे क्या होना चाहिए, क्या नज़र आना चाहिए, उसने क्या कैसा दिखना चाहिए, कैसा बोलना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। यानी कि एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, एक सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट है, या इसको भी थोड़े और करें, एक रिलीजियस स्कॉलर है, उसके प्रोफाइल पे कोई ऐसी चीज़ तो नहीं होनी चाहिए जो उसको उसके मुखालिफ हो, वो रिलीजियस बात ही ना कर रहा हो, जो रिलीजन के अगेंस्ट हो, या अखलाक से गिरी हुई चीज़ हो। तो एक उस्ताद है, नहीं होनी चाहिए। अब उस्ताद, मैं जब किसी उस्ताद के इमेज को देखूंगा तो उस्ताद का इमेज ऐसा है जो कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए, जो किसी एक तबके के हक़ में और दूसरे के मुखालिफ नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से वो सारी चीज़ें आप भी करें, प्लान करें, और हर पोस्ट उसको रिफ़्लेक्ट कर रही हो। ये पर्सनल ब्रांडिंग है। कंटेंट पोस्ट करना शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता लोग जानना शुरू हो गए, वो खुद ही बनती जाएगी। नेक्स्ट जो अगला लेवल आता है वो फिर हम कहते हैं कि इसको अब आपने अपने सर्कल तो एक ऑर्गेनिक सर्कल बना लिया, अब आप पैसे खर्च करके एड्स लगा के इस सर्कल को फिर एक्सपेंड करते हैं। उसके लिए फिर मज़ीद स्ट्रेटजीज आती हैं, मगर पहला स्टेप ये है कि आप कंटेंट पे फोकस करें, सिर्फ वही पोस्ट करें जो आपके उस इमेज को रिफ्लेक्ट करे, या आपके मकसद के मुताबिक है, जो आपके मकसद को पूरा करने के करीब करता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसकी ना एक हम ICS से मैस कम्युनिकेशन से एक लतीफ़ा सुनते आ रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हर एक का एक ग़ुलाम रसूल होता है। तो हमने टीचर से पूछा ये क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि एक बच्चा था, उसने ना एक माई बेस्ट फ्रेंड का मज़मून याद कर लिया स्कूल में, एक ही मज़मून याद किया, उसका दोस्त था ग़ुलाम रसूल। तो टीचर ने कहा कि आज माई स्कूल पे मज़मून लिखना है, मेरे स्कूल पे। उसने लिखा मेरे स्कूल का नाम ये है, मेरा स्कूल बहुत अच्छा है, ये स्कूल यहाँ है और मैं इस क्लास में पढ़ता हूँ और मेरी क्लास में मेरे साथ ग़ुलाम रसूल बैठता है। और आगे फिर ग़ुलाम रसूल शुरू हो गया, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड शुरू हो गया। अगले दिन टीचर ने कहा तुमने आज करना है नारान के सफ़र लिखना है। वो सफ़र शुरू किया, साथ ही का इसमें सफ़र में मेरे साथ ग़ुलाम रसूल था, आगे ग़ुलाम रसूल शुरू हो गया। रोज़ टीचर कोई उसे
जो भी ऐसे देता था वो 2-3 लाइनों के बाद ग़ुलाम रसूल शुरू हो जाता था। उसने कहा पुत्र आज तुमने जाना है हवाई सफ़र पे, उस पर ऐसे लिखना है, मगर ग़ुलाम रसूल तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। ठीक है। कहता मैं जहाज़ में बैठा हूँ, जहाज़ उड़ा, मैंने खिड़की से नीचे देखा ग़ुलाम रसूल खड़ा मुझे बाय बाय कर रहा था, आगे से ग़ुलाम रसूल शुरू कर दिया। तो वो कहते हैं कि हर बंदे का एक ग़ुलाम रसूल है, आप उसको कोई भी टॉपिक दे दें उसने उधर ही जाना है, उसने वही बात करनी है। तो आप भी अपना एक ग़ुलाम रसूल बना लें कि आपने यही बात करनी तो है। जो आपका सोशल मीडिया का यूजेज है, हाँ, वो आपके अपने गुलाम रसूल यानी कि आपके अपने मकसद के अराउंड बिल्ड होना मकसद चाहिए, और के, उसी के आपके हवाले से आप ऑब्जेक्टिव बात के, करें। आपके करियर के, आप जिस तरफ जाना चाह रहे हैं उसके, जो उसको सपोर्ट कर रहा हो, उसके अलावा कोई बात ना करें। छोड़ दें पॉलिटिक्स को, छोड़ दें ये दूसरी इस तरह की इधर उधर की ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे बात करना, अनटिल और अनलेस वो आपका प्रोफेशन ना हो। आप एज अ जर्नलिस्ट अगर काम कर रहे हैं तो फिर इट्स गुड टू गो, आपको वही करना है। मगर आपने अपना जो ग़ुलाम रसूल डिफ़ाइन किया ना, उस ग़ुलाम रसूल पे ही फोकस करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। अच्छा, अभी तो हम सोशल मीडिया के इस्तेमाल पे क्योंकि आज बात कर रहे हैं, उसके डिफरेंट जो बेनिफिट्स हैं या नुकसानात हैं उन पे भी हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। एक हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के यूजेज से जो चीज़ आई है कि अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है हमारा। स्क्रोलिंग की बहुत आदत है, 30-40 सेकंड या इससे भी कम, अगली वीडियो, अगली शॉट, अगली रील। तो इससे डीप लर्निंग बहुत हद तक मुतासिर हुई है। आप क्या समझते हैं कि इससे कैसे छुटकारा पाया जाए, और डीप लर्निंग जो है जिससे हम वाकई ट्रांसफॉर्म हो सकें, वो लर्निंग तो फोकस से आएगी, तो उसको कैसे लेके आए हम सोशल मीडिया में? इस पर ना आपको एक बड़ा, जिस दिन मुझे पहली दफ़ा इसका एहसास हुआ, मेरे एक क्लाइंट थे यूके बेस्ड, उन्होंने मुझे कहा कि मेरा एक बच्चा, उसका ये एक इशू है, ये रिज़ॉल्व कर दो। वो उसने एसक्यूएल सर्वर वगैरह को इंस्टॉल करना था, मैंने एक टीम मेंबर के साथ क्या कर दिया। अब उस बच्चे के साथ मेरा थोड़ा सा बाउंड बन गया, मुख्तलिफ वो अपनी चीज़ें मेरे साथ शेयर करता था। तो एक दिन कुछ ऐसे ही नेटफ्लिक्स की कुछ चीज़ों की बात हुई, मूवीज़ की, तो मैंने कहा आई लव टू वॉच मूवीज़। कहता आई डोंट नो हाउ यू स्पेंड 2 आवर्स। मैं हैरान, कहता है कि 2 घंटे आप एक चीज़ कैसे देख सकते हैं, मेरे से तो 10 मिनट नहीं देखी जाती। तो मैंने कहा यार ये अब नई नस्ल जो आई है इनका ये इशू ज़रूर है, अटेंशन स्पैम कम हो रहा है। अब एक रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 6 सेकंड आप कहना चाह रहे हैं कि हमारा ये पॉडकास्ट कोई नहीं देखेगा यंग बच्चों में से? नहीं, अब अगर अच्छा सुनेगा, सुन सकते हैं। अच्छा। डेफिनेटली ये इशू आएगा, और इसीलिए हम कहते हैं कि शॉर्ट्स में आएँ, इसको शॉर्ट्स में करें, इसकी रील्स बनाएं, वो वायरल करें। उसमें से जिसको जो कंटेंट पसंद होगा वो अपनी पेन देखें। 2 चीज़ों पे जब भी आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं ना, 2 चीज़ों पे फोकस करें, पेन या प्लेयर। अगर मेरी दर्द है ना, मेरा दर्द है, मुझे कोई चीज़ सीखनी है तो मैं आऊँगा, या मैं एंटरटेनमेंट के लिए, प्लेयर के लिए आऊँगा। बस 2 ही चीज़ें हैं कंटेंट क्रिएशन में, तो उसके मुताबिक देखें वो आएगा। अब उस तक पहुँचना बस ज़रूरी है, उसके लिए हम कहते हैं शॉर्ट्स में आएँ। तो ये अटेंशन स्पैम की हम बात, बैक टू द पॉइंट आते हैं, ये इशू तो डेफिनेटली है। और इसी में एक वक्त वो भी था जब हम ये रिसर्चेस पढ़ा करते थे कि गूगल सर्च की वजह से लोगों में सोचने की आदत ख़त्म हो रही है, कि लोग अब 2+2 सोचते नहीं हैं कि 4 होगा, वो गूगल कर लेते हैं। मगर ये मुझे लगता है कि अब वक्त के साथ इवॉल्व हो रहा है। अब देखें गूगल, अब तो सर्च भी ख़त्म होती जा रही है ना, अब तो चैट जीपीटी, इवन गूगल ने खुद जिमनाई को गूगल सर्च में ही दे दिया है। तो ये चीज़ें वक्त के साथ साथ चेंज हो रही हैं, हर दौर के नए डायनामिक्स हैं, उसके मुताबिक ही हमने प्लान करने हैं। अब रील्स पे बात आ गई है। अब वो मुझे मौलाना जौहर अली का एक जुमला था, वो लंबे लंबे इदारिये लिखते थे, तो किसी ने पूछा आप इतना लंबा क्यों लिखते हैं? उन्होंने कहा शॉर्ट करने का मेरे पास टाइम नहीं होता। तो वो अब एहसास होता है कि 1 मिनट की रील बनाना मुश्किल काम है, पॉडकास्ट लंबी करना वो आसान है। यानी कि एक लंबी बात को छोटा करके बयान करना मुश्किल काम है। मगर आज का कंपटीशन यही है। और फिर उस बात में भी आपने, मैं पहले 4-5 सेकंड में यूज़र को हुक भी करना है, कोई ऐसी बात भी कहनी है कि वो रिटेन कर जाए। इट्स डिफ़िकल्ट, और ये एक तो ये डिफ़िकल्ट है। दूसरा फिर उसके पास ऑप्शंस ढेरों हैं, इन सारी ऑप्शंस के होते हुए उसको आपने रिटेन रखना है। पहले उसे हुक किया, अपने पास लैंड करवाया कि मेरी वीडियो में आ जाओ, इसको देखो, फिर उस वीडियो को एंड तक इतना कैप्टिवेटिंग बनाना है, इतनी अच्छी बनाना है, उसकी वॉइस, उसकी ग्राफिक्स, उसका कंटेंट, हर चीज़ अप टू द मार्क हो के यूज़र स्टिक कर जाए।
तो ये एक चैलेंज ज़रूर है कंटेंट क्रिएटर के लिए। और जहाँ आपने डीप लर्निंग की बात की, देखिए वो ज़रूरत बेस पे अब होगी, जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत होगी वो उस पर सीखेगा। यानी कि अगर कोई बंदा आज एआई सीखना चाह रहा है तो वो शॉर्ट वीडियो से नहीं सीख पाएगा। हाँ, शॉर्ट वीडियो से वो ये ज़रूर सीख लेगा कि एक ऐसी ऐप देख लेगा, उसे मिल जाएगी जिसके थ्रू वो इमेज बना सकता है। उसे कोई एक ऐसी रील मिल जाएगी जिसमें वो उसे बता देंगे कि आपने अपनी कोई असाइनमेंट करनी है, तो वो एआई के इस टूल के थ्रू आप कर सकते हैं। उसको वो प्रॉम्प्ट शॉर्ट वीडियोस में मिल जाएंगे। मगर जो डीप लर्निंग, जो उसकी एग्जैक्ट विजडम है, उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा, या बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, या लंबे लंबे ब्लॉग्स पढ़ने पड़ेंगे, या लंबी लंबी पॉडकास्ट सुननी पड़ेंगी। ये अभी भी ज़रूरी है। और ये मेरा ये ख्याल है कि हर टाइम के डायनामिक्स चेंज हैं, हर फील्ड के डायनामिक्स चेंज हैं। जो जिस मार्केट में मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर कोई बंदा प्रोडक्शन में है तो उसके लिए रील्स बड़ी कामयाब हैं। वो रील्स में एक एक छोटे छोटे इश्यूज़ पे वो देख लेगा कि मैंने कलर ग्रेडिंग कैसे करनी है। वो देख लेगा अगर वॉइस में कोई इशू आ रहा है, वॉइस को इन्हेंस करने का तरीका 30 मिनट की रील में देखना बहुत अच्छा है। पूरी वीडियो देखने की बजाय, प्रीमियम की हर चीज़ देख के उसमें ढूंढने की बजाय अगर किसी ने रील बना दी है तो वो अच्छा है। तो वो इस तरीके से चीज़ें चेंज होंगी, जिसकी जो ज़रूरत है वो उस हिसाब से चीज़ देखेगा। अच्छा, हम अब सोशल मीडिया में वायरलिटी पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वायरलिटी के साथ एक नेगेटिविटी अटैच होगी है कि हमेशा नेगेटिव, कोई सनसनी फैलाने वाली या वल्गर चीज़ ही वायरल होगी। क्या ये वायरलिटी ऐसे ही है, ये बाय डेफिनेशन बाय डिफ़ॉल्ट नेगेटिव है, या कोई अच्छी साफ़ सुथरी प्रोडक्टिव चीज़ भी वायरल हो सकती है? क्या इसकी मिसालें हैं? क्या आप वायरलिटी को किस तरह से समझते हैं सोशल मीडिया में? देखिए, अच्छी चीज़ें काफ़ी वायरल भी होती हैं। और ये अभी भी आप यूट्यूब के टॉप ट्रेंड्स देखेंगे 10, आपने कोई एक आधी चीज़ मिल जाएगी जो अच्छी होगी या इवेंट होगा। मगर असल चीज़ देखें, जो बहुत बड़ी ऑडियंस की ज़रूरत बनती है, उसमें एक तो लेटेस्ट होना ज़रूरी होता है, दूसरा कुछ हैपनिंग होना ज़रूरी है, तीसरा अगर उसको कोई तड़का है तो फिर वो और ज़्यादा हो जाएगी। मगर अच्छी आपने एग्जांपल पूछी, मुझे एक वो अरशद चाय वाला याद आ रहा है। उसकी खूबसूरत आंखों की वजह से वो वायरल हुआ। और इस तरह कुछ और भी केसेस हैं जिनमें कोई अच्छी वीडियोस वायरल हुई, जिनमें लोगों ने सीखा। जैसे मैं कहूँगा एक कुछ ड्रामे वायरल हुए बड़े अच्छे, और उनकी कुछ क्लिप्स में की वजह से वायरल हुए, या किसी पर्सनैलिटी ने उनके ऊपर कोई बात कह दी वो इसलिए वायरल हुए, या किसी पर्सनैलिटी या सेलिब्रिटीज़ ने कोई बात कह दी। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें होती हैं, मगर ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ डेफिनेटली होती है। मगर देखें उससे इम्पेक्ट क्या पड़ता है। मसलन मैं एक एग्जांपल दूंगा कि एक कराची का कोई केस था, शायद शाहजेब कत्ल केस था, वो वायरल हुआ, मैं 2011-12 की बात है। तो बड़ा उसके ऊपर एक्शन भी हुआ। वो डेफिनेटली बाद में जब ख़बरें पता चली वो बंदा फिर भी छूट ही गया, मगर इंटरनेट की वजह से एक प्रेशर बिल्ड ज़रूर हुआ। इसी तरह से बहुत सारी हैपनिंग ऐसी हुई हैं जिनकी वजह से इंटरनेट ने एक ऐसा प्रेशर बिल्ड किया कि इन्फोर्समेंट वाले इदारों को अपनी स्पीड तेज़ करनी पड़ी। अभी कराची में एक वाक़या हुआ, उन्होंने प्रेशर बिल्ड हुआ, वो बंदे को अरेस्ट किया, वो उसके भी बड़ी खबरें आई, मगर वल्लाहु आलम सच क्या है झूठ क्या है ये तो नहीं पता। सोशल मीडिया की एक बहरहाल पावर है। अच्छा, हम वायरलिटी पे आबिद बात कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि जो वायरलिटी वाली चीज़ है, या जो वायरलिटी की साइकोलॉजी है, उसको पॉजिटिव कंटेंट के में यूज़ किया जा सकता है, या वायरलिटी है ही सिर्फ नेगेटिविटी के लिए? डेफिनेटली यूज़ किया। देखिए वायरल, और अगर यूज़ किया जा सकता है तो कैसे? वायरल असल में एक और चीज़ है। वायरल हम कहेंगे किसको? अगर हम ओवरऑल कलेक्टिव कहें ना, मेरे ख्याल में वायरल ये होगा यूट्यूब का एल्गोरिदम। मैं यूट्यूब कह रहा हूँ, जो भी सोशल मीडिया आप लगा लें, उनका एल्गोरिदम ऐसे काम करता है कि मैं जो चीज़ देखता हूँ मुझे वही नज़र आती है। मैं अगर मूवीज़ देख रहा हूँ मुझे मूवीज़ नज़र आ रही हैं, अगर मैं यूट्यूब पे इसकी एंटरटेनमेंट की वीडियोस देखता हूँ मुझे वही नज़र आ रही हैं। अच्छा, मुझे पॉलिटिक्स नहीं नज़र आती। अब अगर मुझे कोई पॉलिटिक्स की खबर मेरी टाइमलाइन पे आई है ना, वो वायरल ही होगी। यानी कि आप अपनी नीश से बाहर जाके प्रमोट होना शुरू हो गए हैं। एक रीजन में, एक जियोग्राफिक लोकेशन में एक चीज़ जब वायरल होती है, वो फिर वहाँ मौजूद हर बंदे को किसी ना किसी तरह नज़र आना शुरू हो जाती है। और दूसरा, उस पर लोग बातें भी करना शुरू कर देते हैं, उसके वायरल होने में मज़ीद काम करते हैं इसमें।
असल में होता क्या है, जो आपने पॉजिटिव की बात की, पॉजिटिविटी, मुझे ये मेरी ज़ाती राय है, इसमें कोई स्टैट्स या ये नहीं है, मुझे ये लगता है कि पॉजिटिविटी को बहुत ज़्यादा हम अप्रिशिएट नहीं कर रहे होते, हमारा कल्चर ऐसा है। देखिए मुझे तो इस बात पे बड़ा दुख होता है, मैं कल भी किसी से बात कर रहा था कि अगर मेरे पास प्रोडक्शन का कोई बजट हो और मैं प्लान करूँ, मुझे डिसीजन करना हो, तो मैं 100% डन कर दूँ कि हर वो बंदा जिसने पाकिस्तान में रहते हुए ज़ीरो से या नेगेटिव से स्टार्ट किया है और वो एक अच्छी अर्निंग कर रहा है इस वक्त, अपने बच्चों का ब्रेड एंड बटर कर रहा है, तो मैं हर उस बंदे की ज़िंदगी पे एक बायोपिक बनवा दूँ, सिर्फ इसलिए। और उसमें मेरा मकसद सिर्फ ये होगा कि मैं उसको हीरो दिखा दूँ। मुझे ये लगता है कि हमारी यूथ के पास पाकिस्तानी हीरोज़ ही नहीं है। हम शायद नेगेटिव इतने हो चुके हैं कि हमने हर बंदे को नेगेटिव कर दिया, हर बंदे को। कोई आप नाम, पाकिस्तान का कोई नाम उठा के देख लें, हमने ईदी साहब को नहीं छोड़ा, हमने हर बंदे को नेगेटिव कर दिया। ये मुझे लगता है कि ये सोसाइटी के डायनामिक्स ऐसे बन चुके हैं, शायद वो अनसर्टन सिचुएशंस हैं, शायद हमारे हालात ऐसे फाइनेंशियल, जिसकी वजह से हर बंदे में कोई फ्रस्ट्रेशन है जो वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है। वल्लाहु आलम ये क्या है, मगर ये हमने कर दिया है। हमारा मेजर कंटेंट चीज़ें जो हैं, या तो वो कोई वल्गर होंगी या वो होगी इस तरह की कोई नेगेटिविटी। इसमें एक खुश आए, अच्छा मैं आपको बात दूँ, जब मैं 2010 में यूट्यूब शुरू किया ना, उस वक्त, अब तो यूट्यूब के 10 टॉप ट्रेंडिंग आते हैं, तब 100 आते थे। यकीन माने राशिद भाई, 100 के 100 यहाँ बताने वाले नहीं हैं। जो उस वक्त टॉप ट्रेंडिंग में वीडियोस आ रही होती थी, बताने वाली नहीं है। फिर थोड़ा सा चेंज हुआ और टॉक शोज़ आने शुरू हो गए। टॉक शोज़ को पता चला कि यूट्यूब पे ऑडियंस आती है, वो यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड होना शुरू हुई। अच्छा, वो टॉक शो के क्लिप आने, फिर थोड़ा सा यूट्यूब बैन हो गई। बैन होने के बाद जब दोबारा ओपन हुई, फिर थोड़ा और अच्छा, मैं उसको अच्छा इसलिए कह रहा हूँ, कंपैरेटिवली पाकिस्तानी ड्रामाज आने लग गए। अब मैं तो 2010 वाला देखूँ तो आज के देखूँ, मैं कहूँगा शुक्र है यार, बहुत अच्छे हैं आज। तो आप कह रहे हैं कि कंटेंट के मयार में बहुत बेहतरी आ रही है। पाकिस्तानी ड्रामाज टॉप पे आना शुरू। अच्छा, ड्रामाज के साथ साथ फिर व्लॉगर्स आ गए। आजकल व्लॉगर्स ज़्यादा चल रहे हैं, मगर ड्रामाज भी साथ ही हैं, तो नो डाउट। अच्छा, पाकिस्तानी ड्रामाज मैं कोई ज़्यादा देखे नहीं है, मगर मैं जो एक तो देखे या उनके बारे में मुझे अच्छे लगे हैं कंपैरेटिवली व्लॉगर्स को, और या दूसरे कंटेंट को देखें उनके मुकाबले में वो अच्छे हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड चेंज होगा और आगे हालात मज़ीद अच्छे होंगे। अच्छा, ये नहीं है कि उस मैच्योरिटी आएगी कंटेंट में भी और कंटेंट कंज्यूमर्स में भी। असल में कंज्यूमर में आएगी, उसकी वजह से फिर जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो भी कुछ अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। अगली चीज़ है, जो 2010 में कंटेंट था आज भी बन रहा है, यूट्यूब पे मौजूद है, मगर उसकी व्यूवरशिप कम हो गई है। वो इसलिए कम हो गई है, देखें इंटरनेट पे एक बंदे ने आना है। फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मैंने अपने दिन के, मेरे पास 2 घंटे हैं, मैंने वो इंटरनेट पे या यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, किसी ना किसी पे आके वो टाइम गुजारना है। अब मैंने वो गुजारना है, मेरे पास जो जो ऑप्शन अवेलेबल है मैंने वही देखनी है। अच्छा, उसमें जितनी वैरायटी आती जाएगी और जितनी ऑप्शंस आती जाएंगी, उतनी ही मेरी व्यूवरशिप या आपकी व्यूवरशिप कह लें, मैं देख रहा हूँ तो आपकी व्यूवरशिप इम्प्रूव होती जाएगी। वो इम्प्रूव इस सेंस में होगी कि मैं अगर पहले 2 घंटों में से 2 घंटे के 2 घंटे ही मैं वो वल्गर कंटेंट देख रहा था, मगर दरमियान में एक लर्निंग की वीडियो आ गई, मैंने 10 मिनट उसे दे दिए। अगले दिन मैंने देखा कि एक इस्लामिक वीडियो भी आ गई। मैं इसी सोसाइटी में रहता हूँ ना, मेरी ज़रूरत तो इस्लामिक वीडियो भी है, मैंने इस्लाम भी कुछ सीखना है और मैंने मौलाना तारक जमील साहब को भी सुनना है, तो वो देख ली। फिर अगले दिन मैंने देखा स्पोर्ट्स की कोई साथ ऐड हो गई, तो वो क्या हुआ, टाइम डिवाइड होना शुरू हो गया। तो मुझे ये लगता है कि जितने अच्छे अच्छे कंटेंट क्रिएटर आते जाएंगे, ये टाइम जो नॉन प्रोडक्टिविटी की तरफ ज़्यादा स्पेंड हो रहा है, वो कुछ ना कुछ उनको मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, आपने कहा कि जैसे जैसे अच्छा कंटेंट क्रिएटर आता जाएगा, कंटेंट कंज्यूमर्स का बिहेवियर भी इम्प्रूव होता चला जाएगा। तो आप क्या समझते हैं कि अगर पाकिस्तान में बात करें तो जितने हमारे पास व्लॉगर्स हैं, जितने कंटेंट क्रिएटर्स हैं, क्या आप समझते हैं कि नए कंटेंट क्रिएटर्स के लिए स्पेस अवेलेबल है? और अगर है तो वो किस नीश में या किन एरियाज़ में वो लोग ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं? सर, अभी पाकिस्तान की बहुत सारी ऐसी निशीज़ हैं जो बिल्कुल खाली पड़ी हुई हैं, काम बहुत होने वाला है। मार्केट, मैं कहता हूँ खाली मार्केट पड़ी हुई है। मैंने 2020 में 2020 में मैंने डॉक्टर्स की नीश आइडेंटिफाई की। मैंने कहा यार डॉक्टर्स नहीं है,
यूट्यूब पे। मैंने उस पर काम करना शुरू किया, मैंने मुख्तलिफ डॉक्टर से मिलना शुरू किया, मैंने खुद अपना एक चैनल बनाया हेल्थ का, डॉक्टर्स को मोटिवेट करना शुरू। अब तकरीबन कम अज़ कम मैं कोई 15-20 ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनकी पहली वीडियोस मैंने रिकॉर्ड की, खुद रिकॉर्ड करवा के उनको कहा अपना यूट्यूब चैनल शुरू करें। कुछ के साथ मैं खुद काम कर रहा हूँ, कुछ खुद अपना कर रहे हैं, मगर मैंने स्टार्ट करवाए। अब उनके अलावा मैं देखता हूँ बहुत सारे डॉक्टर्स आ गए। मुझे लगता है कि असल में ये चेंज तब आएगा जब कोई बंदा खुद जो कंटेंट, रियल कंटेंट क्रिएटर, अब रियल कंटेंट क्रिएटर से मेरी मुराद क्या, टीचर है, डॉक्टर है, या अगर आप किसी एक ख़ास फील्ड में 4-5 साल लगा दिए हैं उस फील्ड में, आप जब आएंगे आप अपने बिज़नेस के साथ साथ 2 घंटे देंगे यूट्यूब को या वीडियो क्रिएशन को, और अपनी जिस फील्ड में आप पिछले 5 से 10 साल लगा रहे हैं उसके बारे में बातें करना शुरू करेंगे, तो यू आर द रियल कंटेंट क्रिएटर। तो फिर डायनामिक्स ही कुछ और हो जाएंगे, फिर आप जो बात करेंगे वो कुछ और होगी। देखिए मैं यूट्यूब से देख के मैं कहता हूँ मैंने हेल्थ पे एक चैनल बनाना है, आज एक वॉइस ओवर या फेसलेस चैनल बना देता हूँ, ऑटोमेशन। मैं यूट्यूब से या चैट जीपीटी से देख के कितनी को वीडियोस बनाऊंगा और उसमें कितना को विजडम होगा। मैं डायबिटीज़ पे बात करूँ कितनी की मैं अच्छी बातें कर लूँगा। बेशक मैं हेल्प ले रहा हूँ इंटरनेट से, कंटेंट क्रिएटर से, मैंने राइटर्स रख लिए हैं, मैंने रिसर्चर रख लिए, सब कुछ, मगर जब डॉक्टर आके बताएगा, कल मेरे पास एक पेशेंट आया, वो ये बताएगा, कल मेरे पास एक पेशेंट आया, उसको डायबिटीज़ थी, वो ये दवाई खा रहा था, मगर उसको डायबिटीज़ के साथ ये इश्यूज़ भी थे। जब आप रियल स्टोरीज रियल लोगों के साथ शेयर करेंगे तो फिर ही लोग रिलेट कर पाएंगे। विजडम कुछ हो रहा है। और आजकल जो एक बहुत ज़्यादा ट्रेंड शुरू हो गया है कि ऑटोमेटेड किस्म के यूट्यूब चैनल्स बनाएं, तो क्या लगता है आपको कि अगर ये इसमें AI यूज़ करके ऑटोमेटेड किस्म के चैनल्स होंगे तो क्या देखने वाले भी रोबोट्स होंगे? इंसान कितना रिलेट कर पाएंगे? आप क्या समझते हैं कि कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं वो कितना ख़तरे में हैं AI की वजह से? देखिए मैं कहता हूँ कंटेंट क्रिएटर, जो असल वाला कंटेंट क्रिएटर वो ख़तरे में नहीं है। ये जो ऑटोमेटेड है ना, ये एक और तरह का कंटेंट है, ये इन्फॉर्मेटिव या इंफॉर्मेशन बेस्ड कंटेंट है। ये विजडम बेस्ड कंटेंट नहीं बना सकेंगे। विजडम बेस्ड कंटेंट के लिए आपको वो बंदा ही चाहिए। अब मैं अक्सर ये एग्जांपल देता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप देखें पाकिस्तान में किसी मैकेनिक का कोई कंटेंट नहीं है यूट्यूब पे। बस सोच के देख लें कि आप गाड़ी आपने रखी हुई है, आपको कितने मसले आते हैं जिनका आपको पता ही नहीं है, और आप जब वर्कशॉप पे जाते हैं आप उसकी बातों से कितना सेटिस्फाइड हो पाते हैं, और आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है, यार है पता नहीं की गल कर रहे हैं। आपको जो रेट बता रहा होता है किसी एक चीज़ के आपको पता ही नहीं है। मेरा एक जगह ऑफिस था, उसके नीचे थोड़ा आगे एक शॉप थी पोशिश वाले की, तो मैं उनके पास मेरा आना जाना सलाम दुआ हुई। मैंने 1-2 दफ़ा गाड़ी का काम उनसे करवाया, तो मुझे पूछते आप क्या काम करते हैं, मैंने उन्हें बताया। कहते यार मैंने भी यूट्यूब चैनल बनाना है। अच्छा, उधर बैठे बैठे मैंने मोबाइल पे उन्हें यूट्यूब चैनल बना के दे दिया और उन्हें बता दिया ऐसे वीडियो अपलोड करनी है। मैं गाड़ी की, उनका ही बच्चा मेरी गाड़ी की कोशिश कर रहा था, मैं बैठा बता दी, आई गई होगी बात आई गई होगी। कुछ उनसे मेरी सलाम दुआ तकरीबन आते जाते रोज़ सलाम दुआ आती थी। फिर मैंने वहाँ से ऑफिस चेंज किया, मैं इधर आपके इस बिल्डिंग में आ गया अलकदीर हाइट्स में, तो मुलाकात होना कम हो गई। कोई 4-5-6 माह गुजरे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, कहते यार जाते हुए ना मुझे मिल के जाना। मैं गया, उन्होंने अपना चैनल दिखाया, कहते यार मुझे बड़ा बिज़नेस आ रहा है यहाँ से। अच्छा, मैं पहले समझा कि चैनल मोनेटाइज़ हो गया शायद, वहाँ से पैसे हैं, जाके देखा कोई मोनेटाइज़ नहीं है, 1500-2000 व्यूज़ आ रहे हैं। मैंने कहा जी बिज़नेस कहाँ से आ रहा है? उन्होंने कहा जी मेरा जितना यहाँ क्लाइंट आ रहा है वो 80% यहाँ से आ रहा है। वो आगे बताता है हमने आपकी वीडियो देखी है इसलिए हम आए हैं आपके पास। फ़ोन करके कहते हैं ये चीज़ें भेज दें। मैंने कहा अच्छा। मैंने उनके फिर मुझे कहते हैं अब मुझे ना मैं अब इसको सही प्रॉपर तरीके से चलाना चाहता हूँ जहाँ से इसको मैं एक्सपैंड कर सकूँ। तो मैंने उनके साथ बैठ के उनकी चीज़ें सेट की, टेक्निकली जो चीज़ें हो सकती हैं उनको सेट करके दी। और वो अब भी मुझे यही कहते हैं यार यूट्यूब तुमने शुरू करके दिया था, यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक 3 जगह पे वो काम कर रहे हैं, अभी इंस्टाग्राम पे नहीं है। आप उनकी वीडियो देखें, दुनिया के किसी भी क्रिएशन के फार्मूले पे वो ठीक नहीं है, मगर क्या नीश में है ही कोई नहीं है, खाली मार्केट पड़ी है, लोगों की पेन पॉइंट्स हैं, वो लोग ये इन्फॉर्मेशन नीड है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो उस नीड को पूरे कर रहे हैं जिस तरह भी कर रहे हैं। तो क्लाइंट उनका आ रहा है उनके पास, और उनको अभी तक 2 साल में एक यूट्यूब से पेमेंट आई है कोई $105-6 की, मगर वो क्लाइंट आ रहा है उनके पास।
तो ये चल रहा है। तो इस तरीके से बड़े, एक और एग्जांपल मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगा। मुझे एक दफ़ा मेरे एक कज़न ने फ़ोन किया, उन्होंने कहा यार मेरे एक जानने वाले हैं, उनका फेसबुक पेज हैक हो गया, अगर तुम कोई हेल्प कर सकते हो तो प्लीज़ डू दैट। मैंने कहा यार उनको मेरा नंबर दे दो। उन्होंने फ़ोन किया, मैंने उनको बताया, उनको लिंक दिया कि यहाँ रिपोर्ट करने से करके अल्टीमेटली उनका चैनल बैक हो गया। वो चैनल था क्रिकेट का। अब मुझे नहीं पता कि क्रिकेट, मैंने अभी तक नहीं देखा कि क्या था, मैं चैनल बैक कर दिया, मुझे बस ये पता था क्रिकेट से रिलेटेड है। तो मैं गाँव गया तो वो मुझे मिलने आ गए टू से थैंक यू, और वो उन्होंने कहा जी आपका बड़ा शुक्रिया, आपकी वजह से तो हमारी रोज़गार। जब उन्होंने कहा ना हमारी रोज़गार, मैंने कहा यार अच्छा, उस वक्त फेसबुक पाकिस्तान में मोनेटाइज भी नहीं था। मैंने कहा आप इससे कैसे पैसे कमा रहे हो? उसने कहा कि ये हमारे इलाके में हर गर्मियों के, जब गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, एक सीज़न होता है जब क्रिकेट के टूर्नामेंट्स होते हैं। सही। तो हम सर्विसेज देते हैं, जो टूर्नामेंट करवा रहा होता है उसको सर्विसेज देते हैं कि हम आपकी वीडियो पूरे मैच को लाइव करेंगे फेसबुक पे। तो वो हमें पे करता है। मैंने कहा यार हाँ। मैंने उसके बाद देखा, मुझे इतने पेजेस बने हुए हैं जो इसको कर रहे हैं। टेनिस के, क्रिकेट के मैचेस हैं, टेनिस बॉल के, टेप बॉल के, जिसे टेप बॉल कहते हैं, वो कर रहे हैं। तो वो पर किसी कह रहा है कोई हमें 10,000 पे करता है, कोई 20,000 पे कर देता है, उसके पूरे मैच को लाइव करता है कमेंट्री के साथ। तो हम ये कर रहे हैं काम। तो कहते हैं जब सीज़न होता है हम तो दिन में 2-2 3-3 मैच लाइव करते हैं। तो अब देखना आपने कि यार आप क्या आइडिया लेके आते हैं और आप कैसे पैसे कमाते हैं। ये फील्ड अब कंटेंट क्रिएट हो रहा है, पैसे लोग कमा। अच्छा, अर्निंग की बात हम करते हैं, आपने अर्निंग की बात कर दी कि लोग किस किस तरीके से पैसे कमा रहे हैं। अभी साहब ये बताइएगा कि सोशल मीडिया में पाकिस्तान में रहते हुए वो कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं जिन पे अगर आप मेहनत करें तो आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, और उसके लिए अगर कोई थोड़ी सी स्ट्रेटजी शेयर करना चाहें। देखिए सबसे पहले तो जो डायरेक्ट मोनेटाइजेशन है यूट्यूब पे है, फेसबुक ऑफिशियली नहीं है मगर हो रही है, लोग किसी न तरीके दूसरे मालिक से VPN RDP के थ्रू कर रहे हैं, मगर इन दो से अर्निंग हो रही है। इसके अलावा टिकटॉक पे भी लोग UK से और इधर बाहर से कंटेंट उसको चैनल बनवा के उससे मोनेटाइज करते हैं। ये अर्निंग के टूल हैं। मगर मैं कहूँगा कि अगर आप रियली इस फील्ड में आना चाहते हैं और आप पैसे कमाना चाह रहे हैं तो आप पहले ये देखें कि आपके पास ऐसा यूनिक क्या है जो आप लेके आने लगे हैं। क्या पहले से उस तरह के चैनल मौजूद हैं? मसलन अगर आज मुझे कोई आके कहे कि मैंने खाने पे चैनल बनाना है, कुकिंग पे, रेसिपीज़ पे, तो मैं कहूँगा यार उस पर तो बहुत कंपटीशन ऑलरेडी है, तुम नया क्या करोगे? वो प्लान कर लो। नया अगर कुछ है तो प्लान करके आओ, नया कुछ नहीं है तो फिर रहने दो, इसमें ना आना। मगर अगर कोई खाली नीश में आ रहे हैं, या हाँ एक और चीज़ है, अगर आप उस चीज़ के माहिर हैं, यानी अगर आप शेफ़ हैं, पिछले 20 साल से 15 साल से आप उसी चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर आप अगर कर रहे हैं चैनल तो वो कुछ और होगा। फिर आप जो नॉलेज देंगे डेफिनेटली वो जो घर में बैठी खातून दे रही है वो उससे डिफरेंट ही होगा, तो वो फिर करें। तो पहली चीज़, ज़रूरी चीज़ जो आपने करनी है कि आप किस नीश पे काम करने लगें, उसकी सिलेक्शन बड़ी सोच समझ के करनी है। और फिर आपका ऑब्जेक्टिव क्या, आपने सिर्फ यूट्यूब से या फेसबुक से या इस मोनेटाइजेशन से पैसे कमाने हैं, या आपने ख़ुद को या अपनी प्रोडक्ट को या अपने बिज़नेस को ब्रांड करना है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो पैसे कमा रहे हैं, जो सही मायनों में पैसे कमा रहे हैं, वो इस तरीके से कमा रहे हैं कि वो यूट्यूब से इनको मेन सोर्स नहीं बनाते। वो क्या करते हैं, इसको मेन सोर्स बना रहे हैं अपनी मार्केटिंग के लिए, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, अपने बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए, और इस मकसद के साथ कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। और फिर वहाँ से अपना ट्रस्ट बिल्ड करके कंटेंट की वजह से और अपनी जो वो वैल्यू ऐड कर रहे हैं अपने व्यूवर्स की लाइफ में, उसकी वजह से अपने क्लाइंटेज विन कर रहे हैं। तो मुझे ये वाला मॉडल ज़्यादा पसंद आता है कि आप इस पे चले जाएं, कि इस तरीके से काम करें और उस तरीके से फिर लोगों को, उनको कुछ वैल्यू दे के उनको अपना परमानेंट क्लाइंट बनाना शुरू करें। ये सही। इनके पैसा एक बाय प्रोडक्ट होना चाहिए, इसमें कोई आपको कंटेंट क्रिएशन का मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। मैं नहीं कहूँगा कि बाय प्रोडक्ट रखें, मगर आप इसको मेन प्रायोरिटी भी रखें, बल्कि मैं तो कहूँगा रखें मेन प्रायोरिटी, मगर आप उसमें ये देखें कि आप दे क्या रहे हैं। आप उसको जो चीज़ देंगे कंटेंट को, अपने यूज़र को, व्यूवर्स को, वो आपको मोनेटाइज हो ही जाएगा। अगर आप कुछ वैल्यू नहीं ऐड करेंगे ना, फिर नहीं। वैल्यू एडिशन पे काम करें। वैल्यू एडिशन पे काम करें। और वो जो आगे बात की है पेन एंड प्लेयर है, या तो आपकी वीडियो एंटरटेन कर रही हो या उसके किसी पेन पॉइंट को सोल्यूशन दे रही हो, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हो।
अच्छा, आप सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, यूट्यूब पर आपका बहुत सारा काम है। हमारे सुने देखने वालों के लिए यूट्यूब के एल्गोरिदम्स पे थोड़ी सी बात करें कि यूट्यूब का एल्गोरिदम कैसे काम करता है और जो नए कंटेंट क्रिएटर्स हैं उसको कैसे समझें, कैसे वो अपनी नीश बना सकते हैं, कैसे वो ऐसी वीडियोस बना सकते हैं कि वो जल्दी अपनी उस नीश में पॉपुलैरिटी बना लें या मोनेटाइज कर लें या अपनी जगह बना सकें इस स्पेस में। सिंगल नीश, इवन अगर आप माइक्रो नीश पे जाएं, नीश से मतलब कि कैटेगरी, जिस कैटेगरी को आप चूज़ कर रहे हैं, सिंगल नीश, कंसिस्टेंसी, और अगली बात, आप जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो एल्गोरिदम को समझ आनी चाहिए वीडियो किस बारे में। अच्छा, उसके लिए सिर्फ टाइटल डिस्क्रिप्शन ज़रूरी नहीं है कि क्या उसमें क्या लिख रहे हैं, वो भी ज़रूरी है। अपनी वीडियो में भी बात करें उन चीज़ों पे। तो आप ने चैनल को देखें, ये काम कैसे करेगा एल्गोरिदम को थोड़ा सा अपने, जब हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं ना, वो कुछ लोगों को वीडियो दिखाता है यूट्यूब का एल्गोरिदम। सपोज़ करते हैं वो 100 लोगों को वीडियो दिखा रहा है, उसमें से कुछ लोग आपके वीडियो पे क्लिक करेंगे, उसे कहते हैं CTR, क्लिक थ्रू रेट। थंबनेल देख के उन्होंने क्लिक किया और फिर उन्होंने वीडियो को देखा, कितनी देर देखा वो वॉच टाइम आएगा। अब ये 2 रेशो, CTR और एवरेज वॉच टाइम, ये बहुत मैटर करेगी वीडियो को वायरल होने में या मज़ीद व्यूज़ लेने में। अगर आपकी वो CTR और आपकी एवरेज वॉच टाइम एवरेज ही रहा, जो नॉर्मल आपका या उस नीश के लोगों को चल रहा है, तो वो वहीं ठीक रहेगा, वो ज़्यादा व्यूज़ हैं। मगर जैसे ही वो एवरेज से ज़्यादा, दोनों में से कोई एक चीज़ एवरेज से थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, वो कह रहा है कि वो जो 100 लोगों को दिखा रहा था वो 200 को दिखा देगा, 300 को दिखा देगा, 1000 को दिखाएगा। वो उतनी देर तक ये तादाद बढ़ाता रहेगा जब तक ये दोनों फिर एवरेज पे नहीं आ जाएंगे। तो आपने अपने थंबनेल पे काम करना है और अपने कंटेंट पे काम करना है कि यूज़र रुक जाए। अच्छा, अब इसके लिए यहाँ 1 मिनट के लिए रोके, अब कंटेंट पे आके कौन क्लिक करेगा? एक तो थंबनेल अच्छा होना चाहिए, ये तो ज़रूरी चीज़ है, मगर एक और चीज़ है कि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है पॉलिटिक्स पे। अगर मुझे पॉलिटिक्स की वीडियो मेरी टाइमलाइन पे आई, मैं नहीं देखूँगा। तो यूट्यूब के एल्गोरिदम की नज़र में एक इंप्रेशन ज़ाया हो गया। मुझे क्यों नज़र आ रही है? या तो वो वायरल वीडियो है या यूट्यूब का एल्गोरिदम इस वीडियो को सही तरह समझ नहीं पाया कि ये किसको दिखानी है। अगर वो सही समझ नहीं पाया तो एल्गोरिदम का फेलियर नहीं है ये जिस बंदे ने वो वीडियो अपलोड की है, जिस बंदे ने वो वीडियो बनाई है, उसका फेलियर है। तो मैं कहता हूँ कि व्हेन एल्गोरिदम गॉट नो हु टू शेयर दिस वीडियो, या ये वीडियो किसको नज़र आनी चाहिए, ये अगर उसने सही तरीके से समझ लिया, या एल्गोरिदम ने ये समझ लिया कि ये वीडियो किस बारे में है एक्चुअली, जिस बारे में हो, यानी कि अगर मैं एग्जांपल से फिर कहता हूँ, अगर उसे समझ आ गई कि ये वीडियो में आपने डायबिटीज़ की बात की है, डायबिटीज़ में आपने एक्सरसाइज की बात की है, या ये क्लियर हो गया, तो फिर तो आपका हाफ जॉब इज़ डन। अगली काम आपका थंबनेल करेगा और फिर आपका कंटेंट करेगा कि अगर कंटेंट अच्छा है, वो यूज़र को रिटेन कर रहा है, ज़्यादा देर के लिए रोक के रख रहा है, तो वो व्यूज़ मिलना शुरू हो जाए। अच्छा, हम सब समटाइम्स देखते हैं कि कोई ऐसी वीडियो है जिसमें कुछ भी ख़ास नहीं है, कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रही, उसमें कुछ सीखने को नहीं है, उस पर 100 and thousands ऑफ व्यूज़ आ रहे हैं, लाखों में व्यूज़ हैं, और एक कंटेंट क्रिएटर है वो बहुत मेहनत से कंटेंट क्रिएट कर रहा है, उसमें वैल्यू एडिशन भी कर रहा है, उसमें कुछ एजुकेशनल भी है, सीखने वाला भी है, लेकिन उसको यूट्यूब बिल्कुल दिखा नहीं रहा और वो बिल्कुल व्यूज़ नहीं आ रहे। तो इसमें क्या लॉजिक या एल्गोरिदम देखिए, ये हम क्या कर रहा होता है? हम ये डिफ़ाइन नहीं कर पाएंगे कि वैल्यू एडिशन किस में हो रही है, किस में नहीं हो रही। एल्गोरिदम कैसे डिफ़ाइन करता है? एल्गोरिदम डिफ़ाइन ऐसे कर रहा होता है कि यूज़र इस वीडियो को कितनी देर देख रहा है। अब एक वीडियो है, आप भी हैरान होंगे, एक वीडियो उसमें कोई बंदा कैमरा सेट कर रहा है, सिर्फ वो कैमरे की सेटिंग कर रहा है और वो वीडियो थोड़ी सी तेज़ करके उन्हें चलाई हुई है, लोग देख रहे हैं, बड़े व्यूज़ लगे हुए हैं। हम सोचते हैं यार इसको क्यों देख रहा है कोई एक बंदा कोई काम कर रहा है, उसको देख रहे हैं। अच्छा, उसके ऊपर लिखा भी हुआ है सेटिस्फाइंग वीडियो, और टाइटल भी यही दिया हुआ है, लोग देख रहे हैं। तो एल्गोरिदम की नज़र में क्वालिटी का कंटेंट सिर्फ वही है जिसको लोग देख रहे हैं, ज़्यादा देर देख रहे हैं, चलें और मज़ीद एवरेज से ज़्यादा देख रहे हैं, यानी कि उस कैटेगरी की एवरेज है कि लोग 40% देखते हैं, मगर वो वाली वीडियो 50% प्लस देखी जा रही है, तो वो कहेगा ये क्वालिटी का कंटेंट है। और इसके लिए 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो कंटेंट की क्वालिटी है, इसके अलावा एक चीज़ है कि ये राइट बंदे तक पहुंची है, राइट बंदा उस पर लैंड हुआ है। इसीलिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था आपने किसी को लिंक नहीं शेयर करना। वो क्यों कहा है कि अगर रॉन्ग बंदा आपकी वीडियो पर लैंड हुआ, वो तो वीडियो नहीं देखेगा,
वो स्किप कर देगा, छोड़ देगा, चला जाएगा। जब वो छोड़ देगा तो यूट्यूब ने तो नहीं देखना कि ये बंदा राइट था या रॉन्ग, उसने कहना एक बंदा आया वीडियो नहीं देख के गया, इसका मतलब इसकी एवरेज वॉच टाइम ख़राब कर दी उसने। तो इसलिए राइट बंदा का आना, जिसकी वो ज़रूरत है या जिसको इस तरह की वीडियोस से सेटिस्फाई होता है या इंटरटेनमेंट मिलती है या जिसको इस तरह की वीडियोस देखना पसंद है, जिसको नज़र आती है, वो बंदा आए, वो राइट बंदा है। और फिर वो ज़्यादा देर देखेगा तो इसका मतलब क्वालिटी कंटेंट है। हम आबिद अपने इस डिस्कशन को रैप अप करने की तरफ आ रहे हैं। हमने शॉर्ट फॉर्मेट के जो कंटेंट प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी बात की, टिकटॉक है फॉर एग्जांपल, या इस तरह के जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं जो बिल्कुल छोटी छोटी सी वीडियोस 30 सेकंड 40 सेकंड 1 मिनट की वीडियोस हैं, उस तरह की वीडियोस दिखाते हैं। इनको प्रोडक्टिविटी के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? और फॉर एग्जांपल एक पॉडकास्टर है, वो इन प्लेटफॉर्म्स का कैसे इस्तेमाल करे? पॉडकास्टर है, वो एक लंबी ड्यूरेशन का कंटेंट बनाता है, उसके लिए ये शॉर्ट्स, रील्स या टिकटॉक की वीडियोस कैसे हेल्पफुल हो सकती हैं? देखिए, उसमें एक तो पहला काम तो ये करें कि आप जो भी पॉडकास्ट करते हैं उसके क्रक्स को 1 मिनट में बयान करें और बताएं कि इस पॉडकास्ट पे हमने ये बातें की हैं। अगर किसी का इंटरेस्ट है तो आके देख ले, और उसको अपने टिकटॉक पे, इंस्टा पे, लिंक्डइन पे हर जगह पोस्ट वगैरह करना शुरू कर दे, ताकि जिसका इंटरेस्ट हो सिर्फ वही आए। दूसरा, जो आपने पॉडकास्ट की है, अपलोड कर दी है, अपलोड हो गई है, उसमें से चंक्स निकालें, शॉर्ट क्लिप्स। कुछ क्लिप्स आप स्केयर में निकालेंगे फेसबुक और इंस्टा के लिए, कुछ आप रील फॉर्मेट में निकालेंगे टिकटॉक के लिए, इंस्टाग्राम रील के लिए, फेसबुक स्टोरी के लिए, फेसबुक रील के लिए, इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए, उन पे लगाएं। जिसका फिर उस टॉपिक में इंटरेस्ट होगा वो चीज़ देखे, उसमें से आप क्लिप ही ऐसा निकालेंगे जो जिसके अंदर कुछ बात होगी, जो इंटरेस्टिंग होगा और जो वैल्यू ऐड कर रहा होगा या एंटरटेन के वाले से उसमें कुछ जस्टिस होगा, तो वो आप अपलोड करें। मसलन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं एक पेरेंटिंग एक्सपर्ट है, उनकी मैं इंस्टाग्राम को फॉलो करता हूँ। तो वो अक्सर जब उन्होंने वीडियो अपलोड करती हैं तो वो एक बच्चे का मसला बयान करती हैं रील में। आपके बच्चे को ये मसला आ रहा है, अच्छा इस मसले में ना उसको वो बड़ा शॉर्ट सा उसको आंसर भी देती हैं, और साथ ही कहती हैं इस पे ना पूरी बात मैंने यूट्यूब पे अभी वीडियो अपलोड किया है, मैंने फ़लाँ बंदे के साथ, वो बड़ा साइकोलॉजिस्ट है, उसके साथ डिस्कस करके इस पर बड़ी कंप्रीहेंसिव डिस्कशन भी की है, वो चैनल पे जाके देख लें। अब वो वीडियो भी पूरी बात है, यानी कि अगर वो इसमें से एंड वाली लाइन काट दी जाए तो पहले वाली बात भी पूरी है, उसमें ये नहीं है कि उसके बगैर गुजारा नहीं है। मगर साथ ही उसने किया उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल को भी प्रमोट कर दिया। तो ये एक बेहतरीन अंदाज़ मुझे लगता है, ये किया जा सकता है। हम अभी सब इस गुफ्तगू को रैप अप करेंगे। हमारा लास्ट में एक सेगमेंट होता है जिसको हम रैपिड फायर राउंड कहते हैं। तो मुख्तसर सवालात के मुख्तसर जवाबात हम चाहेंगे कि आप दें। हाउ डू यू डिफ़ाइन लाइफ? एंजॉय। पर्पज़ ऑफ लाइफ फॉर अ मैन, अगर मैं आदमियों के लिए बात करूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और एंड हाउ डू यू डिफ़ाइन सक्सेस? सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन इज़ सक्सेस। अब सबसे बेहतरीन एडवाइस जो आज तक आपको ज़िंदगी में मिली हो, नसीहत सबसे अच्छी? मुझे एक नसीहत मिली थी, मैं किसी एक दुख में था, तो मुझे किसी ने कहा कि जब भी कोई ज़िंदगी में ऐसे मसाइल आएँ तो आपने ना अपने आप से 2 सवाल करने हैं। पहला सवाल करना है कैन आई डू समथिंग, और जवाब हमेशा येस और नो में लेना है। और इफ़ येस, पहले नो पे आ जाता है। अगर नो, इफ़ जवाब आए कि नो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो देन अल्लाह पे छोड़ दे। बल्कि उन्होंने कहा था हेल विद दैट, कुछ कर ही नहीं सकता तो गोली मारो इसको। बट इफ़ आंसर इज़ येस, देन गो बट एंड हाउ। कहते जब भी आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाएंगे आप उस टेंशन से निकल आएंगे। तो ये मैं सबको यही कहता हूँ कि जब भी आप किसी मसले में हों, हम बेसिकली कर क्या रहते हैं, हम उस मसले में फंसे रहते हैं, हम सोल्यूशन ओरिएंटेड नहीं हो पाते उसको। मगर जैसे ही हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे ना, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो फिर मेरा माइंड चलना शुरू हो जाएगा, क्या कर सकता हूँ या कैसे कर सकता हूँ। तो जब आप भी हमेशा यही करें, मैं सबको यही कहूँगा कि जो भी इसको देख रहा है वो हमेशा जब भी किसी मसले में फंसा हो तो वो इसी पे आ जाए। और मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ, मैं कई दफ़ा ये बात कहता हूँ दोस्तों में बैठ के कि ज़िंदगी में आज तक कभी डेंट नहीं फ़ील हुआ।
कि यार ये आज डेड एंड आ गया, अब मुझे नहीं समझ आ रही कि मैंने कहाँ जाना है, ये बंद गली है। तो वो मेरे ख्याल में इस एडवाइस की वजह से मेरे साथ ऐसा होता है कि वो डेड एंड नहीं आता। अगर वो मुझे लगता है ये मसला मैं नहीं सॉल्व कर सकता, तो मैं कहता हूँ ठीक है, नहीं कर सकता, अल्लाह खुद ही करेगा, कोई मसला नहीं, ये मसला फिर मेरे एंड से तो ख़त्म हो गया। तो शायद इसलिए मुझे ये लगता है कि बेस्ट एडवाइस है ये। इन द एंड कोई मैसेज अगर देना चाहें? यही मैसेज है कि जो भी आप सोशल मीडिया पे शेयर करें, बड़े सोच समझ के शेयर करें। सिर्फ इसलिए शेयर ना करें कि ये एक चीज़ आपको पसंद नहीं है तो इसलिए आप उसके ऊपर बात कर रहे हैं, या आपको पसंद है तो इसलिए कर रहे हैं। ये देखेंगे जिसके लिए आप शेयर कर रहे हैं, यानी अपने लिए, इसका इम्पेक्ट आप पे क्या हो सकता है। एक दूसरे नंबर पे इसकी वजह से किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचेगा, ये ज़रूर देख लें। बहुत शुक्रिया आबिद आपके वक्त का। थैंक यू सो वेरी मच व्यूअर्स। आप देख रहे थे पॉडकास्ट लिव विद पर्पस। आपको आज की डिस्कशन कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर मज़ीद कोई सवाल है सोशल मीडिया के हवाले से जो आप समझते हैं कि वो रह गया हमारी इस नशिस्त में, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसके जवाब के साथ आएंगे वापस। और अगर आप किसी मेहमान को सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि ये गुफ्तगू, ये नशिस्त किसी के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है, किसी के सीखने के लिए, तो आप उनके साथ ज़रूर शेयर करें। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में हाज़िर होंगे किसी नए मेहमान के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।